ओके, चलो दिख रहा है क्या? सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग अभी आज पढ़ने जा रहे हैं, हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, एक बार जस्ट उसका रिकैप देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी, ध्यान से सुनो एक सेकंड। हाँ, लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी, लास्ट क्लास में हमने सिर्फ वेक्टर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वेक्टर। यस और नो? वेक्टर के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ा था। यस और नो? कोई भी वेक्टर होता है, कोई भी वेक्टर होता है, उसको कैसे हम लोग लिखते हैं? मान लो ये ए वेक्टर है। यस और नो? तो इसके पास दो चीज है, एक तो मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन है। तो वेक्टर को सिंबॉलिकली तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, और उस वेक्टर को हम लोग एक लाइन विथ एरो से रिप्रेजेंट करते थे। वेक्टर दिखता ऐसा था। ठीक है, ये एरो जो डायरेक्शन होता था, ये जो एरो का डायरेक्शन है, ये स्पेस में इसका डायरेक्शन बता रहा है, और इस एरो का जो लेंथ होता था, ये इसका मैग्नीट्यूड बता रहा। क्लियर है सबको? ये सब बातें हमने पिछले क्लास में कर ली थी। हमने ये देखा था कि अगर कोई ए वेक्टर है, तो उसको लिखने का तरीका उसका मैग्नीट्यूड, ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और ये हो गया उसका डायरेक्शन। अभी हम डायरेक्शन को इस तरीके से डिनोट करें एरो से। ठीक है, कि ये इसका डायरेक्शन स्पेस में इधर है। क्लियर है? ये सब बातें हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी। यस और नो? उसके बाद हमने एंगल बिटवीन वेक्टर की बात की थी। किसकी बात की थी? एंगल बिटवीन वेक्टर। अगर दो वेक्टर आपको दिया हुआ, मान लो ए वेक्टर बी वेक्टर, ऐसा दिया हुआ कि उन दोनों के टेल को आपने कॉन्साइड किया। क्या क्या? उन दोनों के टेल को कॉन्साइड किया। तो जो छोटा एंगल होगा वही उन दोनों के बीच का एंगल होगा। ठीक है, और आपको एक प्रॉपर्टी ये भी बताया था कि कोई भी वेक्टर को अगर आप पैरेलली ट्रांसलेट करोगे, तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर का ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ना ही डायरेक्शन चेंज होगा। यस सुनो? तो आप उसको पैरेलली उठा करके बिना रोटेट के ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? बस एक बार कोई बता देना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है, ओके ठीक। ये सब बातें हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो दो वेक्टर के बीच, क्या बोल रहे हो? एक बार हाँ, रिपीट मैं कर रिपीट दीजिए। कर दे रहा हूँ। मैंने क्या क्या पढ़ा था, हमने पिछले क्लास में क्या बात करी थी, वही मैं बता रहा हूँ आपको। ध्यान से सुनो। हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि भाई वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर वो चीज होता है जिसके पास क्या होता है? वेक्टर वो चीज होता है जिसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है ना? मैग्नीट्यूड होता है, और जिसके पास डायरेक्शन भी होता है ना? सिर्फ ये दोनों होने से कोई वेक्टर हो जाता है क्या? नहीं। साथ साथ क्या फॉलो करने चाहिए? वेक्टर लॉ को फॉलो करने चाहिए। मस्ट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर लॉ। यस और नो? बोलो। क्लियर है? ये बात हमने बात की थी। उसके बाद वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो मैंने बोला था सिंबॉलिक रिप्रेजेंट होता है। कोई भी ये कोई भी अल्फाबेट विथ ऊपर एरो लिख दोगे तो ये वेक्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ। जैसे मान लो बी वेक्टर, ऐसे लिखना होगा। ठीक है, अच्छा वेक्टर ज्योमेट्रिकली कैसा दिखेगा? तो अ लाइन विथ एरो। इस लाइन में एक होता है, लास्ट वाला पॉइंट को बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं? टेल। और इसको क्या बोलते हैं? हेड। यस और नो? इस लाइन का जो लेंथ होगा, वो इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। इस वेक्टर का क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड। और इस लाइन का जो एरो होगा, वो इस वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा कि इस डायरेक्शन में ये वेक्टर है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, दूसरी बात मैंने ये बोला था, दूसरी बात मैंने ये बोला था कि मान लीजिए एक वेक्टर ऐसा है, ये ए वेक्टर है। अगर इस वेक्टर को उठा करके आप आगे बढ़ा दोगे, तो डायरेक्शन वही रहा, मैग्नीट्यूड भी वही रहा, तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं रहेगा। हम उठा करके इधर बना दे अगर वेक्टर को, ध्यान से देखो, इसको इधर भी तो शिफ्ट कर सकते हो उठा करके। यस और नो? यहाँ भी बना दे तो भी वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा। यानी अगर मैं वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस कर दूं स्पेस में कहीं पर भी, हवा में यहाँ पे भी रख दूं, तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा। मैं उठा करके वेक्टर को पीछे रख दूं, तो ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, ना ही डायरेक्शन चेंज हुआ, तो वेक्टर वही रहने वाला है। ठीक है, ये बातें मैंने पिछले क्लास में की थी, पूरी 2 क्लासेस में। ठीक, उसके बाद मैंने बात की थी, ध्यान से सुनना, कि अगर 2 वेक्टर आपको स्पेस में दिया हो, मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर स्पेस में। ठीक, आपसे बोला गया इन दोनों के बीच का एंगल बताइए, तो आप क्या करोगे? आपको पता है वेक्टर को ट्रांसलेट करने से वेक्टर चेंज नहीं हो सकता, तो आप या तो ए वेक्टर को इधर ले जाओ या बी वेक्टर को इधर ले आओ। तो अगर ए वेक्टर को ट्रांसलेट करके ले जाते हो, तो इन दोनों के टेल को कॉन्साइड करना है। किसको कॉन्साइड करना है? टेल को। तो 2 एंगल बनेगा इन दोनों के बीच, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। तो जो एंगल बिटवीन द वेक्टर होता है वो छोटा वाला होता है। कौन सा होता है? छोटा वाला। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो दोनों के टेल को कॉन्साइड करोगे तो आप ऐसे ले लो। अच्छा, कोई बोलेगा सर मैं बी को ट्रांसलेट करके लाना चाहता हूँ, तो ले आओ, एंगल चेंज होने वाला नहीं। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो, अगर 2 वेक्टर है, ए वेक्टर ऐसा
और बी वेक्टर ऐसा, ठीक। तो ये हो गया इन दोनों के बीच का एंगल। अब सोचो अगर मैं बी वेक्टर को रोटेट करूं तो सोच जब दो वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? दो वेक्टर पैरेलल हो जाए 0, कितना हो जाएगा? 0। उस समय पे हम बोलते हैं वेक्टर क्या है? पैरेलल है। वेक्टर क्या है? पैरेलल है। यस और नो क्या है वेक्टर? पैरेलल है। ये सब बातें मैंने पिछली क्लास में बता दी थी। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वेक्टर को हम पैरेलल बोलते थे। यस और नो। अच्छा, जब दोनों के बीच, अब धीरे धीरे अगर मान लो मैं ए को कांस्टेंट रखते हुए बी को रोटेट कर रहा हूँ, थीटा बढ़ाता जा रहा हूँ, देखो ध्यान से, तो एंगल बढ़ता जा रहा है। यस और नो, धीरे धीरे थीटा बढ़ता जा रहा है। तो जब एंटी पैरेलल हो जाएगा बी और ए, ये क्या हो जाएगा? एंटी पैरेलल। तो एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यस और नो। तो दो वेक्टर के बीच में मिनिमम एंगल कितना हो सकता है? 0 डिग्री। अब मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है? 180 डिग्री। इसके सिवा कोई दूसरा एंगल पॉसिबल है क्या वेक्टर के बीच में? इसके सिवा कोई दूसरा, इससे बाहर कोई एंगल आ सकता है क्या? चेक कर लो, ध्यान से चेक कर लो। मान लो एक वेक्टर नहीं आ सकता। मैंने बताया था कि अगर मान लो ये एक वेक्टर है, तुम इसको घुमाते जा रहे हो, यहाँ ले आओ, तो ये होगा एंगल बिटवीन द वेक्टर। जब यहाँ ले आओगे तो ये होगा एंगल बिटवीन द वेक्टर। जैसे ही तुमने यहाँ टर्न किया तब एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? दोनों को टेल के बीच वाला एंगल। तो दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा या तो वो 0 हो सकता है या तो वो 180 डिग्री से बराबर या बड़ा हो सकता है। मतलब इतना हो सकता है, इससे बाहर कोई भी एंगल पॉसिबल दो वेक्टर के बीच नहीं हो सकता। क्लियर है? अगर थीटा 0 है तो दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे और थीटा 180 है तो दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है? क्लियर है ये सब बातें? ठीक। उसके बाद मैंने बोला था, ध्यान से सुनना, थोड़ा फास्ट रख रहा हूं। उसके बाद मैंने बोला था कि अगर दो वेक्टर आपको दिया हुआ, ध्यान से सुनना, मान लो एक वेक्टर दिया हुआ, अगर किसी वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। यस और नो? डायरेक्शन रिमेन सेम। यस और नो? यानी कि डायरेक्शन नहीं चेंज हो, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर क्या हो गए? ए वेक्टर और नया जो बी वेक्टर बना, मान लो इसको बी वेक्टर मैं बोल रहा हूँ, दैट इज 2a वेक्टर। ये दोनों पैरेलल होंगे। क्या होंगे ये दोनों? पैरेलल। क्यों? क्योंकि इसका भी डायरेक्शन इधर है और इसका भी डायरेक्शन इधर है। तो जब किसी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज हो सकता है बट डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड ट्वाइस हो गया बट डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ। और मैं 1/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया? डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सबको? यस सर। हाँ किसी जी सर। स्केलर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे जो बनेगा वो वेक्टर ही होगा। जो बनेगा वो क्या होगा? वेक्टर ही होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। अब पॉजिटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। यस और नो? हो सकता है। क्यों बोल रहा हूँ हो सकता है? तुम 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन भी वही रहेगा, मैग्नीट्यूड भी वही रहेगा। यस और नो? तो जरूरी नहीं है कि हमेशा मैग्नीट्यूड चेंज करे, वो डिपेंड करेगा स्केलर क्या है। अच्छा, अगर मान लो कोई वेक्टर है पी वेक्टर, उसको आपने अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। बट देखो अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिवर्स हुआ बट मैग्नीट्यूड सेम है, और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिवर्स हुआ बट मैग्नीट्यूड ट्वाइस हो गया। क्लियर है क्या? तो अगर किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा बट मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर है क्या? बोलो। हाँ सर। आगे बढ़े? आगे बढ़े? यस सर। चलो यस ठीक है। सर। यस सर। ये सब बातें हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और क्या पढ़ा हमने? ध्यान से देखो, हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात की थी। यस और नो? तो सबसे पहले हमने बोला इक्वल वेक्टर। किसकी बात की? इक्वल वेक्टर। यस और नो? इक्वल वेक्टर वो होते हैं, ध्यान से सुनते हुए चलना, इक्वल वेक्टर वो होते हैं जो दोनों वेक्टर बराबर हो। कब हो सकते हैं कोई वेक्टर बराबर? जब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, है ना, और उसका डायरेक्शन भी चेंज हो। यस और नो? डायरेक्शन भी सेम हो। डायरेक्शन बताने के लिए मैंने बोला था कि हम कई तरीके से यूज करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल तरीका यूनिट वेक्टर। कौन सा तरीका है? यूनिट वेक्टर। जैसे ए वेक्टर मान लो, ध्यान से सुनो, ये ए वेक्टर है तो इसके पास क्या है? ए वेक्टर के पास दो चीजें, एक तो मैग्नीट्यूड है और स्पेस में इसका डायरेक्शन। अब बताओ ए वेक्टर अगर मैं ऐसे बना रहा हूं तो इसका डायरेक्शन किधर है? इधर है। तो मैं ऐसे बना दूंगा तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन को, ये प्रोफेशनल तरीका तो नहीं है, ये तो देहाती तरीका है। तो इसको प्रोफेशनली रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर में इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए कैप यूज करते हैं। ए कैप का मतलब ये डायरेक्शन। ठीक है? इट इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। क्लियर है? तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या बताता? प्रोफेशनल वे में डायरेक्शन बताता। क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। क्लियर है?
अब अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आपको मान लो एक वेक्टर दिया हुआ, ध्यान से सुनना, एक वेक्टर दिया हुआ मान लो p वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? इसका डायरेक्शन तो इधर है, तो इसको वेक्टर में कैसे बताएंगे? तो p कैप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? p कैप। p कैप का क्या फॉर्मूला होगा? p वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर। देखो अभी जस्ट लिखा था ना a कैप का फॉर्मूला, यहाँ पे a कैप लिख दिया इसको, तो अगर मैं इसको a कैप लिख दूंगा तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे मेरे पास इसका? a वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a वेक्टर इनटू a कैप। आई होप सो ये बात समझ में आए। तो a कैप क्या आ जाएगा? a वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? ठीक। अच्छा, कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? यूनिट वेक्टर का अगर तुम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, देखो वो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो, तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब p का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ p, तो कितना आएगा? ये 1 आएगा। यस और नो? तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? हमेशा 1 होता है। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। दूसरा चीज इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं है। क्या है? कोई यूनिट नहीं है, यूनिटलेस है ये। ठीक है? क्या है ये? यूनिटलेस है। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है क्या? ध्यान से सुनना। तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक। उसके बाद हमने बात किया था कि हम कैसे दो वेक्टर को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। यस और नो? तो हमने देखा था, मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है? ऐसा है कि एक का हेड है, एक का टेल है। हम ट्राइंगल लॉ बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ट्राइंगल लॉ की। ठीक है? ट्राइंगल लॉ क्या कहता है कि अगर आपको दो वेक्टर दिया हुआ उसको ऐड करना है, ए वेक्टर दिया हुआ और बी वेक्टर दिया, पहली बात इसको ऐड तभी कर सकते हैं जब दोनों सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हो। मतलब अगर फोर्स है तो फोर्स को फोर्स के साथ ही ऐड किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि फोर्स को लेंथ के साथ ऐड किया जा सकता है। कर सकते हैं क्या ये एडिशन? नहीं पॉसिबल। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होना चाहिए? सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। क्लियर है क्या मेरी बात? ठीक है? तो अगर मान लो आप दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो, ध्यान से सुनना, दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो तो ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि ऐसा वेक्टर बनाइए कि एक वेक्टर जो ऐसा हो तो एक का हेड पे दूसरे का टेल कॉन्साइड करना चाहिए, एक का हेड पे दूसरे का टेल कॉन्साइड करना चाहिए। तो जो तीसरा वेक्टर है जिसको हम रिजल्टेंट बोल रहे हैं, रिजल्टेंट मतलब दोनों वेक्टर का वेक्टर सम है। ये नॉर्मल अलजेब्रा नहीं है, इसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। तो आर के पास दोनों चीज है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी है। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है ना? आर के पास दोनों डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड है। तो अगर आप दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो, तो कहा जाता है कि एक वेक्टर को आप ऐसे बनाइए, मान लिया ये ए वेक्टर है और एक वेक्टर आपने ऐसे बनाया, ये है बी वेक्टर, और इन दोनों को आप ऐड कर रहे हो। ठीक है? तो डायग्राम के हिसाब से बोला जाता है कि ऐसा ऐड कीजिए कि एक टेल पे रखा हो, दूसरा उसका हेड पे हो। तो देखिए, तो ये क्या बनेगा? तीसरा साइड जो होगा इस ट्रायंगल का वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो देखिए, जो टेल पे है और जो हेड पे उसके तरफ, टेल से हेड की तरफ, यानी ये ए और बी जो डायरेक्शन बना रहा ट्राइंगल का उसके अपोजिट सेंस में। तो द थर्ड साइड विल रिप्रेजेंट द डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज अपोजिट टू द सेंस ऑफ ए और बी। ए और बी से बनने वाला सेंस का अपोज करता हुआ। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई। इसी को हम बोलते हैं आर वेक्टर। आर वेक्टर को क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट। अच्छा, ए और बी वेक्टर को क्या बोलते हैं? ए और बी को जोड़ करके आ रहा है तो ए और बी को बोलेंगे कंपोनेंट। क्या बोलेंगे? कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर। ठीक है? क्लियर है सबको? यस सर। समझ में? यस सर। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके बाद मैंने एक और लॉ बताया था, पैरेललोग्राम लॉ। याद है क्या सबको? पैरेललोग्राम लॉ। देखिए, पैरेललोग्राम लॉ क्या है? ट्राइंगल लॉ का एक्सटेंडेड वर्जन है, कोई नया लॉ नहीं है। बेसिक लॉ कौन है? ट्राइंगल लॉ। देखिए, ट्राइंगल लॉ क्या कहता है कि मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन होगा? थर्ड साइड होगा इस ट्राइंगल का, थर्ड साइड होगा इस ट्राइंगल का। इसको क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। यस और नो? बोलो। अब पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि बी वेक्टर को उठा के यहां रख दीजिए, ठीक, और इसको मिटा दीजिए। तो देखिए ये मिट गया। तो अब भी देखिए, ए वेक्टर बी वेक्टर ये हुआ, ए वेक्टर ऐसा हुआ। अगर दो वेक्टर आप ऐसा ले रहे हैं कि दोनों का टेल कॉन्साइड कर रहा है, तो जो इन दोनों का सम होगा वो कहीं बीच में लाई करेगा, है ना? कहीं बीच में लाई करेगा। और ये जो वेक्टर होगा ये इससे बनने वाला जो पैरेललोग्राम है उसका एक डायगोनल होगा। तो यहाँ पे आर वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसी को क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम लॉ। क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम लॉ। क्लियर है? पैरेललोग्राम लॉ ट्रायंगल लॉ का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। कौन सा वर्जन है?
ट्रायंगल लॉ का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, कोई नया चीज नहीं है। हर सवाल को आप, कोई भी सवाल को आप पैरेललोग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं, ट्रायंगल से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक कौन है? ट्रायंगल लॉ है, समझ में आ गया। यानी ये कहता है कि अगर मान लीजिए ये पी वेक्टर ऐसा कोई है और क्यू वेक्टर ऐसा कोई है, तो पी प्लस क्यू वेक्टर कौन सा होगा सर? तो इस डायग्राम में हम क्या करेंगे, इन दोनों से एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। पैरेललोग्राम कैसे बनाते हैं? इसको उठा के इधर रख दीजिए, इसको उठा के इधर रख दीजिए। याद है ना आपको, पैरेललोग्राम में सामने वाला साइड बराबर होता है और पैरेलल होता है। तो पैरेललोग्राम बन गया, तो जो बीच का जो डायगोनल होगा, जो इनसे पास कर रहा होगा, ये होगा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। क्या हमने इसकी बात कर ली थी? सबको क्लियर है क्या? एकदम कल से जहां तक मैंने पढ़ाया वहीं से मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा रफ्तार में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट पैरेललोग्राम लॉ समझ में आ गया आपको, और बात करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा रिजल्टेंट देखते कैसे निकालेंगे, है ना, इसकी भी बात मैंने कर ली थी। मान लीजिए आपको, ध्यान से सुनना, एक सेकंड, हाँ, मान लीजिए आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ, ठीक, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ, और इन दोनों के बीच का एंगल, कौन सा एंगल होगा ए और बी के बीच का एंगल? कोई बता सकता है क्या? क्या ये एंगल होगा इन दोनों के बीच? नो। कौन सा एंगल होगा? आगे बढ़ा दे, ए यहाँ पहुंच गया, दोनों का टेल कौन सा है? क्या ये होगा इन दोनों के बीच का एंगल? थीटा। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो तीसरा साइड है यही तो है रिजल्टेंट। अब हमको आर निकालना, क्या निकालना? मान लो हमको ए वेक्टर दिया हुआ, ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ और दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है, तो हमको आर वेक्टर कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? आर वेक्टर। तो हम जानते हैं कि आर वेक्टर क्या है, ध्यान से सुनना। आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है या नहीं? बोलो। आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो ए के पास भी मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बी के पास भी मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, ठीक है। तो आर के पास भी मैग्नीट्यूड होगा और आर का डायरेक्शन होगा, ठीक है, दोनों चीज होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। हमने ये देखा था पिछले क्लास में, डायरेक्ट मैंने बता दिया था, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, आपको पता होगा, नहीं देखा तो ध्यान से देख लो, मैं फटाफट बता दे रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड निकालना आर का, ए और बी के टर्म में, तो आपको पता है कि कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये साइड रिप्रेजेंट कर रहा है। ए का मैग्नीट्यूड मतलब दिस इज अ साइड ऑफ ए वेक्टर, बी का मैग्नीट्यूड मतलब दिस इज अ साइड ऑफ बी वेक्टर, और आर का मैग्नीट्यूड मतलब दिस इज अ साइड ऑफ आर वेक्टर। यस और नो? इसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो एक ट्रायंगल बन गया। यस और नो? एक ट्रायंगल बन गया, बन गया नहीं बन गया? बताइए। अब आप क्या करो, आपको आर चाहिए इन टर्म्स ऑफ ए और बी, तो आप क्या करो, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो। क्या डाल दो? यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो। यस और नो? मान लो ये पी एम एन ओ ऐसा मान ले रहे। अब देखो बड़ा वाला ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल पी एम ओ, अगर ट्रायंगल पीएमओ में देखोगे, देखो फॉर्मूला कोई काम का नहीं है, डेरिवेशन, फिर भी बता दे रहा हूँ अगर किसी को डाउट हो तो। पीएमओ, तो आप ध्यान से देखो, पीएमओ क्या हो जाएगा, बड़ा वाला ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं? देखो, तो पाइथागोरस लगा देंगे, आर का स्क्वायर इक्वल टू, है ना, आर का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस पीएम का स्क्वायर। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? अब अगर ध्यान से तुम ट्रायंगल देखोगे, पीएमएन ट्रायंगल अगर तुम देखोगे, तो ये है बी, ये एक ट्रायंगल। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? ये एंगल थीटा। तो क्या अगर मैं ट्रायंगल पीएमएन देखूं तो मैं साइन थीटा लिख सकता हूं क्या? साइन थीटा मैं आराम से लिख दूंगा, क्या बताओ? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या लेंथ का है? बी का। तो क्या पीएम निकल गया मेरे पास? पीएम आ गया बी साइन थीटा। यस और नो? बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं? क्लियर है? पीएम आ गया बी साइन थीटा। वैसे मैं एमएन निकाल सकता हूँ कॉस थीटा से। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? mn बाई बेस हाइपोटेनियस। तो mn का वैल्यू क्या हो जाएगा? b cos थीटा। यस और नो? तो ध्यान से देखा, अगर मैं इन दोनों का यूज कर दूं तो मैं डायरेक्टली r वेक्टर निकाल सकता हूं, क्योंकि r का स्क्वायर जो हो जाएगा यहाँ पे देखो, om का स्क्वायर। om को क्या लिख सकते हैं हम? om को लिख सकते हैं on, मतलब a प्लस mn। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? बोलो। यस सर। प्लस पीएम का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? क्लियर है क्या? अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो ध्यान से देखो क्या बन रहा है। सिंप्लीफाई, एम एन क्या है? एम एन है बी कॉस थीटा, और पीएम क्या है? बी साइन थीटा। ए तो ए ही है, तो आर का जो मैग्नीट्यूड निकल गया, ध्यान से देखो, आर का मैग्नीट्यूड अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे, दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस, क्या लिखेंगे हम इधर, क्या था? बी कॉस थीटा, यही था ना, स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा, यही बना था ना? देखो यहाँ पे, यही है ना? देखो फटाफट, कोई दिक्कत हो? इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आर का जो वैल्यू आएगा
आर का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है? अगर ए और बी पता है और उन दोनों के बीच का एंगल पता है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपको पता चल जाएगा दोनों वेक्टर का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सवाल है रिजल्टेंट का डायरेक्शन, सवाल है रिजल्टेंट का डायरेक्शन, तो उसके लिए डायरेक्ट डायग्राम देखना। ये देखो ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, डायग्राम तो यही था, ठीक, ये एंगल है थीटा, तो जो आर वेक्टर है वो तो यही है। अब इसका डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे? तो एंगल से बताएंगे। डायरेक्शन बताने का कई तरीका है, मैंने इनिशियल क्लास में भी बताया था। डायरेक्शन हम एरो से बताएंगे, एंगल से बताएंगे, और बाद में प्रोफेशनल तरीका क्या होगा? यूनिट वेक्टर। किससे बताएंगे? यूनिट वेक्टर। तो अभी हमको प्रोफेशनली, मैं मान के चल रहा हूँ कि कई लोगों को आता है वेक्टर को आई कैप जे कैप में लिखने, बट अभी अपन इनिशियल है तो इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं वो बात। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्शन के लिए एंगल निकालूंगा। ये अल्फा, अल्फा क्या है? आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल। वैसे ये एंगल हो जाएगा बीटा, आर वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। होगा या नहीं होगा बेटा? बताओ tan अल्फा क्या लिख सकते हैं इस ट्राइंगल से? देखो ध्यान से, इस ट्राइंगल में जो tan अल्फा यही तो है। अब बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, क्या pm बाई ओएम लिख सकते हैं? pm बाई ओएम, यस और नो, बन जाएगा या नहीं बन जाएगा बताओ? तो डायरेक्ट मैं यहाँ tan अल्फा लिख दूं, तो tan अल्फा हो जाएगा b साइन थीटा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बोलो? b साइन थीटा डिवाइड बाई a प्लस बी कॉस थीटा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो अगर मेरे को फॉर्मूला पता है तो मैं फटाफट कैलकुलेट कर लूंगा tan अल्फा, बी ए थीटा पता है तो सब कुछ पता है, तो अल्फा निकल जाएगा। अब सवाल है सर tan बीटा कैसे लिखेंगे? तो देख ध्यान से, जब तूने अल्फा कंसीडर किया था तो इसको बेस माना था, ये रिजल्टेंट है। जब तुम बीटा कंसीडर करोगे तो बेस कौन हो जाएगा? बी, और ए स्टैंड कर। जब तुम अल्फा कंसीडर करो, ए हो गया बेस अल्फा के टाइम में, यस और नो, और बी स्टैंड कर रहा है ए पे, ठीक है। तो जब तुम बीटा को कंसीडर करोगे तो बी हो जाएगा बेस और ए उस पे स्टैंड कर रहा है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? यहाँ पे देखो, जब अल्फा लिखे थे तो क्या लिखे थे? स्टैंड जो कर रहा वो इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय बेस प्लस स्टैंड जो कर रहा बी इंटू कॉस थीटा। तो आप देखो देखो tan बीटा लिखेंगे तो क्या करेंगे? स्टैंड कौन कर रहा है? ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय बेस कौन है यहाँ पे? बेस है यहाँ पे बी प्लस ए कॉस थीटा, यस और नो। तो tan अल्फा tan बीटा दोनों पता चल गया, यस और नो। समझ में आया क्या ये फॉर्मूला? क्लियर है? yes. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मूला अप्लाई करोगे फटाफट आंसर आ जाएगा, यस और नो। तो अल्फा बीटा भी पता चल गया। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखो सर, ये ट्राइंगल बन रहा है तो ट्राइंगल का सारा प्रॉपर्टी वैलिड है। ट्राइंगल बन रहा है तो ट्राइंगल का सारा प्रॉपर्टी वैलिड है। क्या क्या प्रॉपर्टी होता है ट्राइंगल का, थोड़ा देख लेते हैं। ये आर वेक्टर है, ये ए था, ये बी था, यही था ना मैग्नीट्यूड वाइज, और ये एंगल थीटा है। तो क्या ये देखो, ये अल्फा और ये बीटा, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात? क्या एक्सटीरियर एंगल का सम इंटीरियर एंगल के बराबर होता है? ये बता चुका हूं मैं, और ये आपको पता है। तो सोच, अल्फा पता है, थीटा पता है, तो बीटा निकल जाएगा। कई बार इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे, यस और नो। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, सोचो अगर ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल तभी बनता, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ए प्लस बी का सम, सम यानी ये मैग्नीट्यूड का सम है, वेक्टर सम नहीं है, किसका? लेंथ का सम। आपने पढ़ा है ना, सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड, यस और नो। ए प्लस बी का सम, मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूँ। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ आर वेक्टर, यस और नो। दूसरा क्या प्रॉपर्टी है इसका? कोई भी टू, तो कोई भी टू में क्या क्या हो सकता है? बी प्लस आर वेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात? तीसरा क्या पढ़ सकते हो तुम? तीसरा ये लिख सकते हो कि ए वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर का सॉरी आर वेक्टर का मॉड, यानी सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड। क्या ये प्रॉपर्टी भी आपको याद है? बोलिए। अरे हाँ या ना, ट्राइंगल बनो तो ट्राइंगल का सारा प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, ठीक है, यस और नो, कोई बात नहीं है। अच्छा ध्यान से सुनना, एक चीज और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, एक चीज और बता रहा हूँ जो कई बार आपको बहुत फास्टली आंसर निकाल के देगा। क्या है कि अगर मान लो आर ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, ध्यान से सुनना, ए वेक्टर ये और बी वेक्टर ये है, ठीक। मान लो ऐसा वेक्टर दिया है कि जिन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्या दिया है? मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है मतलब मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर, और उन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। मान लिया इसका मैग्नीट्यूड एक्स है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर एक्स है तो हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, अंडर रूट
ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x² इंटू कॉस थीटा, यही बनेगा। तो ये बन जाएगा, देखो x बार आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये बनेगा। यस और नो बोलो, इसको क्या लिख सकते? ये लिख देंगे 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं बोलो? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। याद है क्या फॉर्मूला? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। मैथ्स वाले बायो वाले से पूछ रहा हूँ, याद है? 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा आपने लिखा होगा। कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बायो वाले से पूछ रहा हूँ, क्या ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है आपको? यस सर। सुना है क्या आप लोगों ने? बायो वाले खास करके बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो क्या मैं Yes, कैसे sir. लिखूं? देखो जैसे ऐसे लिखूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास फॉर्मूला, ध्यान से सुना। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्या फास्टली मैं रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ? यानी अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर होगा तो मैं इतना नहीं कैलकुलेट करूंगा, डायरेक्ट मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा। जब मैग्नीट्यूड इक्वल हो और दोनों के बीच का रिजल्ट एंगल थीटा हो तो रिजल्टेंट क्या होने वाला है? 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इंटू कॉस थीटा बाई 2, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। समझ में आया क्या? बोलो, कोई हाँ दिक्कत वाली सर। बात Yes, नहीं? sir. ठीक है। अच्छा, जैसे ही अगर वेक्टर थीटा पता चल गया, ये थीटा है, अब सोचो ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ही तो है, तो ये दोनों साइड बराबर है। यस और नो? ये दोनों साइड बराबर है, यानी ए और बी बराबर है। तो आपको पता चल गया ये आइसोलेसिस ट्राइंगल है। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये थीटा, हाँ तो आपको सर। पता चल जाए ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, है ना? इक्वल साइड बराबर होते हैं। तो अगर जब भी ऐसा केस हो तो अल्फा और बीटा बराबर होगा। यस और नो? और दैट इज इक्वल टू थीटा बाई 2। कितने के बराबर होगा? थीटा बाई 2, क्योंकि इन दोनों का सम थीटा है। तो अल्फा बीटा बराबर है, तो अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू थीटा बाई 2। समझ में आया क्या? हाँ सर। इसको तुम ज्योमेट्री से भी प्रूव कर सकते हो। यस और नो? जो मैंने पिछली क्लास में बताया भी था ज्योमेट्री। यस और नो? याद है मैंने एक ज्योमेट्री बताया था, आपने पढ़ा भी होगा सब लोगों ने 12th में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा ट्राइंगल, कोई ट्राइंगल होता है। यस और नो? अगर ये साइड एक्स है, ये साइड एक्स है, और ये एंगल अगर अल्फा है, तो तीसरा साइड क्या लिख सकते हैं हम? याद है? यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया था, आइसोलेसिस हाँ ट्राइंगल सर। बन गया। तो ये इसको हाफ हाफ में बांट देता था, ये हो जाता था अल्फा बाई 2 और ये हो जाता था अल्फा बाई 2। तो टोटल लेंथ कितना निकल जाता? 2x इंटू साइन अल्फा बाई 2। सबको याद है क्या? सबको हाँ याद है सर। क्या? अब ध्यान से देख, अभी जो हमने वेक्टर बनाया, क्या ये ए था, क्या ये भी बी था? बट दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, यानी ये एक्स है तो ये भी एक्स है, यही है ना? ये एक्स है तो ये भी एक्स है, और ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया? पाई माइनस थीटा। हो गया नहीं हो गया? हमको ये साइड चाहिए, ठीक? तो ये है साइड, क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स, फॉर्मूला लगाओ, साइन अल्फा की जगह में क्या लिखेंगे? अंदर वाला एंगल क्या है? पाई माइनस थीटा बाई 2, यही बनेगा। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। यस और नो? तो 2x हाँ इंटू सर। कॉस थीटा बाई 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से भी फटाफट आंसर आ जा रहा है। ठीक है, तो कई बार वेक्टर का सवाल ज्योमेट्री से फास्ट हो जाएगा रेदर देन फॉर्मूला से। तो अच्छा, ये याद रखना कि जो अभी बताया, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर होगा तो आप फटाफट रिजल्टेंट निकाल दोगे, फटाफट रिजल्टेंट निकाल दोगे। कैसे? 2x cos थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ जाएगा, बोलो रफ्तार हाँ में आगे बढ़ सर। जाए। चलो ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। जैसे एक सवाल देख लो, यही डेरिवेशन यहाँ बताया गया आपको, ये सब मैंने आपको बता दिया। एक सवाल अपन पहले देख लेते, उसके बाद और भी सवाल देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ एक वेक्टर दिया हो, सपोज करो ये 20 न्यूटन का एक वेक्टर है, ठीक, और ये 20 न्यूटन का वेक्टर है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? मान लो इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। आपसे पूछा रिजल्टेंट बताओ, फाइंड रिजल्टेंट। एवरीवन ट्राई करो रिजल्टेंट फाइंड करने का, फाइंड रिजल्टेंट जल्दी फटाफट, इन दोनों का रिजल्टेंट बताओ। सर 20√3। सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं बताना, डायरेक्शन, 20√3। एंगल भी बताना, एंगल। सर एंगल 60। रिजल्टेंट का एंगल भी बताना है, डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा ना। डायरेक्शन के लिए हम क्या बताते हैं? एंगल, ट्रायंगल लॉ में 30 डिग्री। ठीक है, कर लिया क्या? कैसे करेंगे? देखो इक्वल मैग्नीट्यूड है, डायग्राम में रिजल्टेंट कौन होगा? क्या डायग्राम में ये रिजल्टेंट होगा? ये होगा ना रिजल्टेंट। तो पहली चीज है, ये ट्राइंगल है सर, तो ये दोनों बराबर है, तो रिजल्टेंट इक्वल होगा, एंगल इक्वल होगा, इक्वल साइड के इक्वल एंगल। यस नो? अल्फा इक्वल टू बीटा, और सम किसके बराबर है? 30 डिग्री।
तो ये 60 डिग्री के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, यस और नो। और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे आर का, क्या फॉर्मूला होगा बताओ, इक्वल मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट क्या आता है 2 इंटू 20 इंटू कॉस थीटा बाई 2, थीटा क्या है एंगल बिटवीन ए एंड बी, क्या एंगल 60 डिग्री है, डिवाइड बाई 2, यही बनने वाला 2 इंटू 20 इंटू कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, कितना है तो 20 √3 न्यूटन, यही आएगा, किसी को कोई दिक्कत है? तो इस तरह का सवाल फटाफट हो जाएंगे, यस और नो बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एक और सवाल बताओ, हो जाएंगे ना ऐसे सवाल, और बात करने का जरूरत है क्या इसमें? चलो नेक्स्ट, तो रिजल्टेंट निकालने आ गया, मैं अभी भी ट्रायंगल बता रहा हूँ। मान लो एक सवाल ऐसा दिया हुआ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, डायग्राम में दिया हुआ आपको, मान लो ये ए वेक्टर है, ठीक, ये दिया हुआ सपोज करो 5 न्यूटन, ठीक, एक बी वेक्टर ऐसा दिया हुआ, ये भी दिया हुआ आपको 5 न्यूटन, और ये एंगल आपको दिया हुआ 60 डिग्री, ठीक, आपसे पूछा रिजल्टेंट बताइए, और डायरेक्शन के साथ, मतलब डायग्राम के साथ, जल्दी फास्ट, जल्दी 5 किधर होगा डायरेक्शन किधर होगा, क्या ट्रायंगल लॉ से डायरेक्शन निकाल सकते हैं, पहले ये बताओ, ये बी वेक्टर ये ए वेक्टर, क्या पैरेललोग्राम लॉ से भी निकाल सकते हैं, क्या इधर ही आ रहा है रिजल्टेंट का डायरेक्शन, यस और नो बोलो। और ट्रायंगल लॉ से भी निकालोगे तो इधर आएगा, क्यों ट्रायंगल लॉ से इधर आएगा, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर इधर था, इधर खिसका दो, तो ये हो जाएगा ट्रायंगल लॉ से, यस और नो, दोनों से एक ही आ रहा है ना। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि अगर दो वेक्टर ऐसा है कि इन दोनों का टेल कॉन्साइड कर रहा है, यस और नो, तो दो साइड से रिप्रेजेंट करोगे तो रिजल्टेंट बीच में कहीं डायगोनल होगा। आर का वैल्यू बोलो 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ 1, बताओ दो वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा होगा, कितना है दो वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री है, 60 डिग्री नहीं है का 120 डिग्री है, दोनों के टेल के बीच का एंगल ये एंगल होता है, यस और नो 120 डिग्री। तो क्या बनेगा ये बताइए, ये बनेगा दोनों के बीच का फॉर्मूला क्या बना, cos 120 डिवाइडेड बाई 2, यस और नो, यही बना। तो 2 इंटू 5 इंटू cos 60 कितना होता है 1/2, कितना है ये cos 60 क्या होता है, सही लिखा गलत लिखा है, √3 कहाँ cos 60 √3 होता है, No sir, सही। गलत निकाला कई लोगों ने, 5 न्यूटन आएगा रिजल्टेंट। अच्छा कहाँ पे होगा ये रिजल्टेंट बताइए, ये एंगल बताइए कितना होगा, क्या ये 60 डिग्री होगा, एंगल बाइसेक्टर पे होगा, कहाँ होगा एंगल बाइसेक्टर में, क्योंकि देखो ना ये दोनों एंगल 60 60 13 एंगल बाइसेक्टर में नहीं होगा। सोच के देखो, ये ए वेक्टर है, सोच के देखो, अभी हमने बात किया था ना, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, पहले लोग ट्रायंगल लॉ में बात किया था, अब देखो पैरेललोग्राम लॉ में, अगर तुम इसको बना दोगे तो यहाँ बी वेक्टर आ गया था, ये देखो ये था आर वेक्टर, ये दोनों बराबर था, तो ये अल्फा और ये बीटा बराबर, यस नो, अब ये बीटा तो ये भी तो बीटा ही है, और यही तो थीटा था उस समय में, जो यहाँ पे तुम थीटा ड्रॉ कर रहे थे ट्रायंगल लॉ में, तो थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा था या नहीं था, अरे हाँ या ना बोलो, समझ में आएगा, समझ में आएगा ये बात, यानी कि जो चीज आपको ट्रायंगल लॉ में दिख रहा है, जो चीज आपको ट्रायंगल लॉ में दिख रहा है, ध्यान से सुनना, पैरेललोग्राम लॉ में क्या बोलते हैं कि अगर ऐसा वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर कुछ ऐसा है, ये कुछ भी हो सकता है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्या है दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, रिजल्टेंट क्या आने वाला है, रिजल्टेंट है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कितना आने वाला है, तो फटाफट बोल सकते हैं, रिजल्टेंट आएगा 2 इंटू ए इंटू कॉस थीटा बाई 2, कहाँ आएगा सर रिजल्टेंट, एंगल बाइसेक्टर पे, कहाँ आएगा रिजल्टेंट, एंगल बाइसेक्टर पे, तो ये थीटा बाई 2 और इससे भी ये कितना बनाएगा थीटा बाई 2, समझ में आ गया क्या ये बात, अरे बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या, अब थोड़ा सा डिफरेंस की बात कर लेते हैं, दो वेक्टर का डिफरेंस, ध्यान से देखो, दो वेक्टर मान लो ए वेक्टर, सब्ट्रैक्शन की बात कर ले, ठीक है ना, अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं, किसकी बात करूं, सब्ट्रैक्शन, ध्यान से सुनना, अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर, यस और नो, तो अगर आप रिजल्टेंट देखोगे, रिजल्टेंट क्या होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यस और नो,
अगर इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो रिजल्टेंट तो ये हो रहा है, ये रिजल्टेंट, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक, अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब आप निकालना चाह रहे हो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो इसको मैं ऐसे देखूंगा, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। क्या ये भी एक एडिशन है जिसमें ए वेक्टर भी है और ये माइनस बी वेक्टर? अब माइनस बी वेक्टर किधर बनेगा बताओ, बी वेक्टर अगर इधर है तो माइनस बी वेक्टर किधर बनेगा, क्या इधर बनेगा? सर नीचे, हाँ नीचे। तो रिजल्टेंट क्या आने वाला, क्या इधर आने वाला है, ये हो जाएगा हाँ, R1 सर। वेक्टर। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इधर आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? अच्छा बताओ, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? अगर ए और बीच के बीच का एंगल थीटा है तो ए माइनस बी के बीच का एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है? तो अगर मैं R1 का मैग्नीट्यूड निकालू फॉर्मूला से, ये भी तो सब्ट्रैक्शन है ना, तो एक एडिशन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस, क्या लिखेंगे यहाँ पे, पाई माइनस थीटा लिखेंगे। यस और नो, बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? तो क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला, फाइनली फॉर्मूला बन जाएगा, तुमको यहाँ लिख दे रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट करोगे, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये R1 है, ये R1 है, ध्यान रखना। R1 क्या है? R1 वेक्टर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो R1 इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो आया उसका मैग्नीट्यूड, क्या है उसका मैग्नीट्यूड है। बताइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है? तो अब मैं इसको समराइज कर रहा हूँ, बोलो कोई दिक्कत है किसी को? ये तो ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि इस पे कई बार सवाल पूछा गया है इस कंसेप्ट पे, तो थोड़ा फास्ट तुम इसको समझोगे तो फटाफट इसको अप्लाई कर सकते हो। अभी PYQ जेईई मेंस का PYQ करेंगे तो उसमें देखना है 2-3 सवाल आया इस पे, फटाफट हो जाएगा, पहले इसको समझ लो अच्छे से। तो अगर आपको पता हो ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, ठीक, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ए प्लस बी वेक्टर कौन सा होगा? ये होगा, इसमें कोई दिक्कत? तो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, यानी रिजल्टेंट का मॉड, क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? बताओ। अब मैं बोल रहा हूँ सब्ट्रैक्शन का मॉड बताओ, यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, पहले डायग्राम में आएंगे, तो ये हो गया माइनस बी वेक्टर। तो जो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर वो है कौन सा? ये है, अरे हाँ है ना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कौन सा है? ये है। तो इसका फॉर्मूला क्या बना हमारे पास? डायरेक्ट फॉर्मूला आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। थीटा, अब ध्यान से सुनना, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, नॉट ए और माइनस बी। थीटा यहाँ पे जब तुम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, तो जब तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे तो थीटा किसका लोगे? ए और बी के बीच का एंगल निकाल रहे हो, ए और होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बट तुम निकाल क्या रहे हो? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सबको? यस सर। चलो आगे बढ़े। अब इसका देखो, अब सब्ट्रैक्शन में एक चीज और देख लो, बस फटाफट समराइज कर रहा हूं मैं। अब सब्ट्रैक्शन में एक चीज और समझ लो। अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो देखो, ये मान लो ए वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है, ठीक, इन दोनों के बीच का एंगल था थीटा। सुनना मेरी बात, क्योंकि ये डायरेक्टली यूज, ये बी वेक्टर है, ये हो गया माइनस बी वेक्टर और ये हो गया ए माइनस बी का रिजल्टेंट, ठीक है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यही हुआ जिसको मैं R1 बोल रहा हूँ, ठीक, ध्यान से सुनना। अब अगर मान लो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी बराबर है, क्या है? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी बराबर है, तो सर ये जो आया है इसका मॉड क्या होगा? तो देखो, इसका मॉड डायरेक्टली निकाल दे, देखो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर, यस और नो? अरे हाँ या ना? ट्रायंगल बन गया ना, ये देखो ट्रायंगल बना, यही तो चाहिए ना हमको, इसका लेंथ चाहिए। तो अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया मैंने, ये देखो, ये मान लेते हैं एक्स लेंथ, ये भी एक्स लेंथ मान लेते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड है से एक्स, तो इन दोनों के बीच का ये एंगल कितना हुआ? थीटा।
तो जो ये लेंथ होगा अभी मैंने सिखाया था, याद है आपको सिखाया था, क्या सिखाया था कि अगर ये x होगा, ये x होगा, ये थीटा होगा, तो ये कितना होगा 2x साइन थीटा बाई, 2x। यही होता फॉर्मूला। तो लगा दो यहाँ पे, रिजल्टेंट हाँ। क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू एंगल कितना है थीटा बाई 2। यानी कि अगर दो वेक्टर का डिफरेंस निकाल रहे हो जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो जो दोनों का रिजल्टेंट होगा 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, मैग्नीट्यूड इक्वल है, इंटू साइन थीटा बाई 2। ध्यान रखना थीटा इज द एंगल बिटवीन a माइनस बी नहीं है, थीटा इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। बहुत बार मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं, थीटा इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, नॉट माइनस b वेक्टर। क्लियर है? डायग्राम देखो, थीटा इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। माइनस b वेक्टर के बीच का एंगल और a वेक्टर के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा, दैट इज डिफरेंट। ठीक है सबको? सर एक क्वेश्चन पूछना है मुझे। बोलो बोलो बोलो। सर जो ए है और माइनस बी है वो इक्वल कैसे हो जाएंगे? वो इनका मैग्नीट्यूड माइनस मैग्नीट्यूड बी। मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेंथ डायरेक्शन वेक्टर इक्वल नहीं है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। दोनों का डायरेक्शन तो अलग अलग है ना, तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। समझ में आ रहा है क्या? अरे ओके बोलो। सर। लास्ट टाइम आपने रिजल्टेंट जब मैग्नीट्यूड सेम होता तो रिजल्टेंट आपने 2x cos थीटा बाई 2 बताया था, अब sin थीटा बाई 2 कैसे है? रिजल्टेंट अब भी cos थीटा बाई 2 है, देखो तो रिजल्टेंट का मतलब सम, रिजल्टेंट का मतलब सम, इधर देखो सम तो वही आ रहा है ना, अभी तो निकाला था यहाँ, कहाँ गया वो सम? तो यही लिखा ना हमने, कहाँ गया ये देखो सम तो यही लिखा। हाँ सर। सम तो वही आएगा ना जो हमने निकाला, डिफरेंस आएगा ये देखो अभी निकाला ना 2x cos थीटा बाई 2, ये सम आया, हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। रिजल्टेंट का मतलब सम और डिफरेंस का मतलब हो गया 2x sin थीटा बाई 2। सम निकालना होगा तो 2x cos थीटा बाई 2, कंफ्यूज नहीं हो। ओके सर। फिर से देख लो, फिर से देख लो, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, कंफ्यूजन हो रहा है तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। पहले एक प्रॉपर्टी समझो, प्रॉपर्टी क्या है ध्यान से सुनो, फटाफट निकल जाए, फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, मैं प्रॉपर्टी से बता रहा हूं। अगर कोई ट्राइंगल है आइसोलेसिस, कैसा ट्राइंगल है आइसोलेसिस, दो साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है और इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा है, तो ये मैंने प्रूफ किया था, ये लेंथ कितना आया था बताओ कोई? 2x साइन क्या? अल्फा बाई 2। अल्फा बाई 2। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है? यस सर। ठीक। अब ये ट्राइंगल का प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, अब दोनों को मैं समराइज कर रहा हूँ, दोनों पार्ट को मैं समराइज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, दोनों पार्ट को मैं फटाफट समराइज कर रहा हूँ। मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये देखो डायग्राम को ध्यान से समझो। और मैंने बोला दोनों वेक्टर बराबर नहीं हो सकते क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। क्या इक्वल है? मैग्नीट्यूड। हमको ये लेंथ दोनों का सम का रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये निकालना है। ठीक, तो ये हो गया आर वेक्टर, क्या हो गया ये आर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड बताओ। तो ध्यान से देख, इन दोनों के बीच का एंगल क्या लिया है मैंने, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा होगा? ये होगा थीटा। अब जब ट्राइंगल तुम देखोगे, जब तुम ट्राइंगल बनाओगे तो कौन सा एंगल लेना होगा, ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल या ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल? ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल। अब देखो ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल क्या है यहाँ पे, पाई माइनस थीटा। अब अगर वो फॉर्मूला लगाओगे तो ध्यान से देखो, ये हो गया ए लेंथ, ये हो गया ए लेंथ, ये हो गया बी लेंथ। तुमको ये लेंथ पूछा है, बस ये जो प्रॉपर्टी अभी मैंने बताया यहाँ लगा दो फटाफट। क्या फॉर्मूला होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ, तुमको क्या निकालना, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मतलब लेंथ चाहिए, किसका लेंथ? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो बना है दोनों का सम करके उसका लेंथ चाहिए, मॉड। ठीक है, वो क्या फॉर्मूला होता है बताओ? ये एक्स है, ये एक्स है, तो क्या लिखेंगे 2x एंगल क्या है दोनों के बीच, साइन, एंगल क्या है दोनों, पाई माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, मैंने फॉर्मूले से भी डिराइव करा दिया, मैं ट्रिक से मतलब ज्योमेट्री से भी बताते रहा हूं। तो क्या आ जाएगा ये 2x साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2। अब याद रहेगा सबको? अब याद रहेगा? और ये एंगल क्या होगा, अल्फा और बीटा बराबर होंगे, अल्फा और बीटा बराबर होंगे एंड दैट इज इक्वल टू थीटा बाई 2। क्या होगा ये, थीटा बाई 2, ट्राइंगल से। समझ में आया? समझ में आया सबको? अब देखो ये अगर यही पैरेललोग्राम से यही बात कहते हो तो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, क्या इन दोनों के बीच का एंगल थीटा हो गया? इन दोनों का सम क्या इधर होगा,
आर वेक्टर इधर होगा, यस और नो। हाँ तो जो सर। आर वेक्टर का लेंथ होगा तो वो तो यही रहने वाला है सम, बट एंगल जो होगा यही तो है, थीटा बाय 2, एंगल बाइसेक्टर। कहां पे होगा ये? एंगल बाइसेक्टर। ये डायग्राम और ये डायग्राम एक ही है, बट ये ट्रायंगल लॉ से एक्सप्लेन किया गया और ये पैरेललोग्राम लॉ से एक्सप्लेन किया गया। क्लियर है? सम वाला बात समझ में आया? कंफ्यूजन नहीं हो रहा? कंफ्यूजन नहीं हो रहा? चलो अब डिफरेंस वाला बात, हाँ डिफरेंस वाला बात देख ले। डिफरेंस वाला बात देख लो फटाफट। डिफरेंस क्या कहता है, ध्यान से सुनना। डिफरेंस ये कहता है कि अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक, और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। क्या एंगल है इन दोनों के बीच का एंगल? थीटा। तो a माइनस बी क्या आएगा? ये आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो इन दोनों का सम क्या आएगा? वो ये आएगा। ठीक है ना? ध्यान से, सॉरी, ये आएगा। दैट इज अ डिफरेंस, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। आई होप सो ये बात समझ में आ गया। दैट इज इक्वल टू r1 वेक्टर। अब सोचो, अगर मॉड ऑफ a इक्वल टू मॉड ऑफ b है, मैग्नीट्यूड बराबर है और से x, मतलब ये लेंथ x है, ये लेंथ x है। ट्रायंगल के अंदर का एंगल बताओ, क्या ये है? क्या ये लेंथ चाहिए हमको? इसका लेंथ चाहिए ना। तो r1 का मैग्नीट्यूड मतलब r1 का मैग्नीट्यूड मतलब a वेक्टर माइनस b वेक्टर, यही तो है डायग्राम के हिसाब से। इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका लेंथ क्या होता है फॉर्मूला के हिसाब से? 2x। बताया भी फॉर्मूला, ट्रायंगल देखो, साइन थीटा बाय, समझ में आ गया? याद रहेगा आपको? याद रहेगा? अच्छा, ये Yes. दोनों बराबर, आप देखो ये दोनों बराबर है, तो ये होगा अल्फा डैश और ये होगा बीटा डैश। क्या अल्फा डैश बीटा डैश बराबर है? अरे बराबर है या नहीं है? बोलो। Yes, sir. हाँ सर। तो बराबर है या नहीं? अल्फा डैश बीटा डैश बराबर है। और क्या ये बराबर होगा? किसके बराबर होगा? देखो तीनों का सम कितना होता है? नहीं, ये तीनों का सम थीटा बाय 2 नहीं है, ये तीनों का सम कितना होता है? अल्फा डैश प्लस 180। तो अब अल्फा बीटा बराबर है तो क्या आएगा बताओ? ये पाई बाय 2, बताओ क्या आएगा? पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। क्या आएगा? आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि अल्फा डैश प्लस बीटा डैश प्लस थीटा, इन तीनों का सम कितना था? पाई। ध्यान रखना यहाँ पे थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बार बार बोल रहा हूं, बट आप निकाल क्या रहे हो यहाँ से? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाल रहे हो, उसका रिजल्टेंट ए वेक्टर यानी दो वेक्टर का डिफरेंस। क्या समझ में आया ये बात? ठीक है, यही चीज आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। फटाफट आगे बढ़े, आगे बढ़े। Yes, बोलो। सर। चलो ये सवाल देखो, फटाफट बताओ आंसर। ट्राई करो, ये सभी लोग सवाल को ट्राई करो। जल्दी ट्राई करो एवरीवन। कहीं मेरी आवाज लैग तो नहीं हो रही है एवरीवन? नो सर। आज No, थोड़ा sir. ठीक चल रहा है Clear. ना आज? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो जल्दी सॉल्व करो एवरीवन। अच्छा, स्क्रीन हट गई है क्या? हाँ सर। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अब देखो, अब दिख रही है? हाँ सर। जल्दी फास्ट करो। डन हो गया क्या? ट्राई किया सबने? डायग्राम बनाया क्या सवाल पढ़ के? चलो यस। डायग्राम बना लिया क्या सबने? चलो मैं पढ़ता हूँ क्या लिखा हुआ। हाँ सर। लोग ट्राई करते रहो, सॉल्व करते रहो, मैं भी सॉल्व करते जा रहा हूँ। ध्यान से देखते जाओ।
द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन। यानी दो वेक्टर है जिसका क्या दिया हुआ, मैग्नीट्यूड का सम। क्या दिया हुआ, मैग्नीट्यूड का सम। मान लेते एक पॉइंट है ए जिसपे दो वेक्टर है, तो मान लिया ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर। कुछ ऐसा होगा, हमको कुछ नहीं पता। दोनों के बीच का एंगल मान लेते थीटा है। क्या मान लेते, दोनों के बीच का एंगल थीटा। यस और नो। अब बोला कि इसके मैग्नीट्यूड का सम, मतलब ए प्लस बी जो मैग्नीट्यूड है उसका सम कितना है, 16। कितना है मैग्नीट्यूड का सम, 16 है ना। फोर्स मान रहे तो फोर्सेज है तो 16 न्यूटन। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर नहीं है, किसका सम है, ये मैग्नीट्यूड का सम है। क्या इतना बात समझ में आया सबको? तो मैंने ऐसे बना दिया डायग्राम, पहला डायग्राम मैंने ऐसे बना दिया। यस और नो। तो इस डायग्राम को मैं ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दूं तो पैरेललोग्राम, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, क्या पैरेललोग्राम लॉ से इधर आएगा? ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ से इधर आएगा। यस और नो। अब बोला है एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही होता है रिजल्टेंट। इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ, 8√3 न्यूटन। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ। समझ में आया क्या? अब आगे क्या लिखा, ध्यान देना। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी आपको दे दिया। अब आगे क्या बोला, इफ द रिजल्टेंट इज 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। अब ध्यान से देखो, रिजल्टेंट तो ये है सर, ये रिजल्टेंट किसी के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है क्या? नहीं। तो ये डायग्राम में कुछ प्रॉब्लम है, हमने डायग्राम सही नहीं बनाया, इसका मतलब। यस और नो, हमने डायग्राम सही बनाया या गलत बनाया? थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कैसे डायग्राम सही होगा ध्यान से देखो। तो हमको स्टेटमेंट समझ में आ गया कि आर वेक्टर परपेंडिकुलर होना चाहिए, स्मॉलर हो। मान लिया ये वेक्टर है और मान लिया ये बी वेक्टर है। अब सही बन सकता है क्या? ये बी वेक्टर। यस, ध्यान से देखो, इन दोनों का सम कुछ आएगा, ये रिजल्टेंट होगा पैरेललोग्राम से। यस और नो बोलो ना। हाँ सर। क्या ये आप परपेंडिकुलर स्मॉलर फोर्स में ए को मान रहा हूं, तो क्या अब ये डायग्राम सही है? यस सर। आर का, अच्छा आर का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ ये बता दो। 8√3 सर। 8√3। ठीक है, हमसे क्या पूछा है अब, ए और बी का वैल्यू पूछा। क्या हमको ए प्लस बी का वैल्यू पता है? यस सर। 16। अच्छा आर का मैग्नीट्यूड पता है क्या? यस सर, 8√3। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्या मैं ए वेक्टर को यहां उठा के रख दूं तो ट्रायंगल लॉ से बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर आर वेक्टर होगा? अरे होगा या नहीं होगा? यस सर। बोलो, बन जाएगा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल देखो, देखो ये राइट एंगल करने का कई भी तरीका, मैं एक तरीका बता रहा हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया तुम्हारा एक, और ये हो गया ये परपेंडिकुलर और बेस। यस और नो? तो क्या मैं बोल सकता हूँ बी का जो वैल्यू होगा बी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्या ये बोल सकते हैं? यस सर। बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? यस और नो? तो इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना था, 8√3। कितना हो जाएगा ये, 64 इंटू 3। कितना आएगा ये, 3 चौके 12, 1 6 18 19, 192। ये आ जाएगा। अच्छा इसको लिख सकते हैं बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, ये लिख दे क्या? हाँ बोलो, सर। बी माइनस ए बी प्लस ए, ये कितना हो जाएगा 192। अच्छा बी प्लस ए का वैल्यू कितना दिया हुआ, 16। तो बी माइनस ए कितना हो जाएगा 192/16। यस और नो? काट दो फटाफट। यस और नो? कितना आएगा, 12 आएगा। तो देख ए प्लस बी हमें पता था क्या, 16, और बी माइनस ए पता है क्या, 12। दो इक्वेशन, दो अननोन, ए और बी अननोन है, यही तो निकालना है, मैग्नीट्यूड ही तो निकालना है। इन दोनों को सम कर दे क्या? अरे हाँ या ना बोल, इन दोनों को जोड़ दे क्या? ए कट जाएगा तो बी का वैल्यू कितना आएगा, बी का वैल्यू आएगा 16, कितना आएगा 8 और 2 28, 14 आएगा क्या? अरे हाँ या ना, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 14। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा बी का वैल्यू इधर पुट कर दे तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 न्यूटन आ जाएगा क्या? तो कौन सा ऑप्शन सही है? समझ में आया डायग्राम? देखो हमें हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाने का कोशिश करना है, बिना डायग्राम के सवाल नहीं करना है। थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन जब आप डायग्राम बना के करोगे तो सवाल में कोई गलती नहीं होगी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी।
क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यही डायग्राम मैं ट्रायंगल से भी बना सकता था। देख ये ए वेक्टर, ट्रायंगल लो। अब सोच बी वेक्टर अगर मैं ऐसे बना दूं तो क्या रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है क्या? नो सर। हाँ नहीं, सर। गलत है ये डायग्राम। रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है क्या किसी ए और बी में? नो नहीं है। सर। तो क्या मेरे को ए वेक्टर ऐसे बनाना होगा और बी वेक्टर कुछ ऐसे बनाना होगा? तो ये होगा रिजल्टेंट परपेंडिकुलर। आप सवाल फिर से फटाफट कर लो। तो तुम डायग्राम हाँ किसी से भी बना सकते हो, यस और नो बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या ये बातें आपको समझ में आई और बात करने का जरूरत नहीं है? नो आगे सर। बढ़े, आगे बढ़े फटाफट, आप देख हाँ लेना। सर। आई होप सो ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लेट्स ट्राई दिस, एवरीवन डू इट फास्ट। जल्दी करो। अपना क्लास कितने बजे तक है, कोई बता सकता है? 10:15 तक है ना? Yes. सर ठीक है, 10 ठीक है, ठीक है, ठीक है। आ गया क्या सबका? सी ऑप्शन आ रहा है क्या? जल्दी फास्ट। डन। चलो ट्राई कर लिया सबने। देखो अगर आप जो कंसेप्ट मैं सिखा रहा हूँ उसको, फॉर्मूले को याद रखोगे तो एक लाइन में सवाल हो जाएगा। कैसे? ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, पहले सवाल को समझना है। चलिए एवरीवन, सबने डायग्राम बना लिया होगा? एवरीवन हेलो? यस सर। ठीक है, चलो चलो हाँ चलो, सर। ठीक 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 ठीक। अब चलो फटाफट। टू फोर्स ईच ऑफ p/2, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड p/2, यानी दो इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स है, एक्ट एट राइट एंगल। मतलब देखो डायग्राम बना है, एक पॉइंट है जिसपे दो फोर्स लग रहा है। क्या इधर भी p/2 मैग्नीट्यूड का लग रहा है और इधर भी p/2 का? अब बताओ मेरे को, जैसे इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स है, आपको समझ में आ गया रिजल्टेंट कहाँ आने वाला है? एंगल बाइसेक्टर पे आने वाला है, यानी 45 डिग्री पे। यस और नो? इतना बात समझ में आ गया? और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इंटू कॉस θ/2। कितना आएगा ये? 45 डिग्री। क्या ये 1/√2 आ गया? अरे हाँ या ना बोलो। तो रिजल्टेंट Yes. का मैग्नीट्यूड कितना आया? तुम पाइथागोरस से भी रिजल्टेंट निकाल सकते हो क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, फॉर्मूला जो मैंने बताया। तो क्या ये रिजल्टेंट हो गया? ठीक। अब क्या बोला है? देयर इफेक्ट में बी न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज मतलब कैंसल, कैंसल करना, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट ये आया। ठीक है, by a third force acting on the angle bisector in the opposite direction, what is the magnitude? अब बताओ, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आया है, तो इसको कैंसिल करने के लिए क्या तीसरा फोर्स इधर ही लगाना पड़ेगा? हाँ सोचो, सर। अगर एक इसका मैग्नीट्यूड कितना है p/√2 इस डायरेक्शन में, तो दूसरा कितना होना चाहिए? p/√2 इस डायरेक्शन में, तभी तो इन दोनों का सम। जैसे आपने रिजल्टेंट निकाल दिया तो इन दोनों को भूल जाओ, जैसे रिजल्टेंट निकाला तो इन दोनों को भूल जाओ, ये रिजल्टेंट है, इन दोनों का इफेक्ट। तो क्या इसको कैंसिल करने के लिए हमको वेक्टर इस डायरेक्शन में चाहिए होंगे? यस और नो बोलो। इस डायरेक्शन में वेक्टर चाहिए होंगे? बोलो, समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? यस और नो? तो कितना आएगा इसको न्यूट्रलाइज, यही पूछा ना। देयर इफेक्ट में बी न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज मतलब कैंसिल करना, है ना? इन दोनों का इफेक्ट मतलब उसका रिजल्टेंट। इफेक्ट दो फोर्स का, दो वेक्टर का इफेक्ट मतलब रिजल्टेंट। यस और नो? क्लियर है? तो ये आया, इसको कैंसिल करने के लिए तीसरा वेक्टर। आप सोचो ये वेक्टर इधर है तो इसको कैंसिल, नेट नेट सम जीरो करना। कैंसिल करना मतलब नेट सम जीरो करना।
तो इधर ये वेक्टर आया तो इसको कैंसिल करने के लिए उतना ही वेक्टर किधर होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो क्या आंसर होगा, ऑप्शन सी। बोलो कितना टाइम लगेगा, सही से डायग्राम बनाओगे मुश्किल से मुश्किल आपको टाइम लगेगा। अब मेंस में ऐसा सवाल बहुत आता है, ऐसा सवाल बहुत आता है। ठीक है, आगे बढ़े क्या, आई होप सो ये बात समझ में हाँ सर। आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी फास्ट। जल्दी करो। अरे जल्दी बोलो। अरे जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हो गया? सर 20 आएगा। 20 आएगा? चलो देखते हैं, बाकी लोग को करने दो, जल्दी फास्ट। चलो करते हैं अपन। हो गया, सब लोगों ने ट्राई कर रहे होगे, मैं भी ट्राई करता हूँ। देखो आप ही लोगों को जैसा करूंगा। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। दो फोर्स है मान लेते हैं, ये हो गया फोर्स F1 और ये हो गया फोर्स F2। यस और नो, कितने एंगल पे ये एक्ट कर रहा है, 150 डिग्री पे। तो इन 150 डिग्री पे, यस और नो, इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से कहाँ आने वाला है, देखो पैरेललोग्राम ना, दोनों का टेल कौन साइड है, तो क्या यहाँ आने वाला है। तो इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 10 न्यूटन, एंड इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द फोर्स। क्या रिजल्टेंट सही बनाया गलत बनाया मैंने, तो गलत। गलत बनाया। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर टू वन फोर्स है, तो मेरे को डायग्राम को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने जब आगे लाइन पढ़ा तो मेरे को समझ में आया, मैंने डायग्राम थोड़ा गलत बनाया। तो मान लिया ये F1 वेक्टर है और ये F2 वेक्टर है। यस और नो, इन दोनों का रिजल्टेंट मान लिया F2 पे परपेंडिकुलर, तो ये आ गया रिजल्टेंट। यस और नो, ये 90 डिग्री। यस और नो बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, अगर ये 90 है तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 60 डिग्री। यस और नो, 60 या 30, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 150 है ना। 60 सही है ना। अब देखो ध्यान से देखो, डायग्राम सही से देखो, क्या ये वैल्यू पता, रिजल्टेंट का वैल्यू 10 न्यूटन। क्या F2 को F1 को उठा के यहाँ रख दे, देख ध्यान से, ट्रायंगल लॉ से आर वेक्टर तो यही था, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, है या नहीं, बोल। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, देख ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, बन गया या नहीं बन गया। अब बता क्या पूछा तुमसे, क्या पूछा राइट एंगल ट्रायंगल में, क्या पूछा है, ये F2 का वैल्यू बताओ, द अदर फोर्सेस, यही पूछा ना। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 150 डिग्री इज दिस, तो एंड इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द फोर्स। F1 पे परपेंडिकुलर है तो तुमसे पूछ क्या रहा है, द अदर फोर्स F2 पूछा, यस और नो। क्या F2 निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, क्या राइट एंगल ट्रायंगल हम जानते हैं प्रॉपर्टी क्या होता, बताइए कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या cos 60 लगा दे, cos 60 होता बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस क्या है यहाँ पे R है हाँ सर। और F2, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो F2 का वैल्यू कितना होगा, cos 60 कितना होता है 1/2 और R का वैल्यू कितना 10, तो F2 कितना आ रहा है 20 न्यूटन। यस और नो बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात। F2 कितना आ रहा है, अदर फोर्स पूछा ना हमसे, तो परपेंडिकुलर अगर F1 में तो अदर फोर्स कौन है F2, तो F2 का वैल्यू कितना आएगा 20 न्यूटन। क्या F1 भी निकाल सकते हैं, क्या मैं sin 60 लगा दूं, ट्राइंगल देखो sin 60 लगा दूं, ये ट्राइंगल देखो राइट एंगल ट्राइंगल, sin 60 लगा दूं, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है क्या सबको, अरे बोलो ना। यस सर। sin 60 क्या सर। होता है, sin 60 क्या होता है F1 बाई, अरे हाँ या ना बोलो ना, सही है ना, sin 60 F1 बाई F2, यही आएगा ना, P बाई H, हाँ सर। P बाई
H, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। P बाई H, तो F2 पता तुमको, F1 निकल जाएगा, F2 इंटू साइन 60 निकाल लोगे ना। बट पूछा नहीं हमसे, F2 पूछा तो मैंने F2 बता दिया। बोलो और कुछ बात करने का जरूरत है कि ऐसे सवाल में समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया, क्लियर है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, यही है पैरेललोग्राम लॉ। दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल थीटा, तो जो पैरेललोग्राम होगा वो यहाँ से पास करेगा, यस और नो। अच्छा, दूसरा डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करता है पैरेललोग्राम का, ये डायग्राम बताओ। मान लो ये डी वेक्टर है, डी वेक्टर को बी और ए के टर्म में क्या लिखेंगे? सर डिफरेंस। कैसे कैसे बताओ? देखो ट्रायंगल, देखो ये बी वेक्टर ये हो गया और ये डी वेक्टर हो गया, यस और नो। तो इन दोनों का सम क्या, ए वेक्टर के बराबर होगा ट्रायंगल से, बी प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। तो व्हाट इज डी वेक्टर? डी वेक्टर इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यानी कि एक डायगोनल, जो बीच वाला डायगोनल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सम। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सम। दूसरा Sum. डायगोनल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिफरेंस। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिफरेंस। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत वाली Yes, बात? sir. चलो आगे बढ़े, Yes, sir. चलो आगे बढ़ हाँ, रहे, sir. नेक्स्ट 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 बताओ, ये आंसर बताओ, ये क्वेश्चन। जल्दी करो, चलो जब तक तुम लोग ट्राई करो फटाफट, जल्दी फास्ट। सर सी होगा। सी होगा? सर मेरा तो सी आ रहा है। चलो तुम बाकी लोग करने दो, जल्दी फास्ट। जल्दी ट्राई करो, जल्दी फटाफट सब। एक मिनट ट्राई करना, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, जब तक ट्राई करो जल्दी फास्ट। ट्राई कर लिया सबने? क्या आंसर आ रहा बताओ? सी आ रहा है, चलो सर देखते हैं, चलो चलो देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। चलो एक सेकंड, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस Yes, sir. ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड। चलो देखते हैं क्या दिया हुआ, ध्यान से देखो क्या दिया हुआ। द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मेक्स एन एंगल ए वेक्टर अल्फा एंड बी वेक्टर बीटा। ध्यान से सुनना, डायग्राम देखो, कौन सा डायग्राम बना है, पैरेललोग्राम का या ट्रायंगल का? चलो पहले ट्रायंगल का बना लेते हैं, पैरेललोग्राम से भी वही आंसर आएगा। मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, यस और नो?
अच्छा हाँ, रिजल्टेंट कौन सा होगा? क्या ये आर वेक्टर होगा? अब आर वेक्टर कितना एंगल बना रहा है पहले ये बताओ। ए वेक्टर से अल्फा, अब बी वेक्टर से कितना बना रहा है? बीटा। ठीक है, अब तुमने ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? कि जो बड़े साइड्स के सामने वाला एंगल होता है छोटे साइड के सामने वाले एंगल से बड़ी होती है। पढ़ा है क्या? हाँ सर। बड़े साइड के सामने वाला एंगल छोटे साइड के सामने वाले एंगल से बड़ी होती है। तो ये ट्राइंगल की तरह देखो इसको, कैसा देखो? ट्राइंगल जिसका साइड ए है, जिसका साइड बी है मैग्नीट्यूड, और जिसका साइड आर है, ये ट्राइंगल बन गया। ये अल्फा ये बीटा, यस सुनो। अब सोचो अगर ए बी से बड़ा है, तो ए बी से बड़ा है अगर, तो बड़े साइड कौन हो गया? ए, और बी छोटा हो गया। तो जो बड़े साइड का सामने वाला एंगल होगा छोटे साइड के सामने वाले एंगल से बड़ी होती है। तो बड़े साइड के सामने कौन है? अरे बोल लो। बीटा। क्या ये अल्फा से बड़ी होगी? सही है गलत है? बड़े साइड के सामने वाला एंगल छोटे साइड के सामने वाले एंगल से बड़ी होती है। प्रॉपर्टी पढ़ा है क्या आपने? हाँ सर। ये प्रॉपर्टी पढ़ा है क्या? सोचो, ये प्रॉपर्टी पढ़ा है क्या? यस सर। समझ में आया ये? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जब ए बी से बड़ा होगा तो क्या होगा? बीटा बड़ा होगा अल्फा से। सब लोग सी से बोल रहे थे, सब लोग सी से बोल रहे थे। कौन सा ऑप्शन है, बी या सी? सही है सर। सी है। प्लीज सर। बी या सी है? सही से बोलो। जब सी ए बी सर। से बड़ा है, सर देखो सी ए, होगा। हाँ ए बी से बड़ा है, देखो ध्यान से, तो क्या होगा? बीटा बड़ा होगा अल्फा से। सही है ना ये? ये तो गलत है ना? सही है। अच्छा, इसी यही चीज को अगर हम पैरेललोग्राम से बोलते, ध्यान से देखो, पैरेललोग्राम लॉ से यही बात बोलते हैं। देखो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, यही है ना? अब सोचना, ये रिजल्टेंट आर वेक्टर, क्या ये अल्फा और ये बीटा है? यस और नो? अब सोच के देखो, अगर मैं इस ये इससे बड़ा होता, सोचो जब ये दोनों बराबर होता, सपोज करो ये दोनों बराबर है, तो क्या अल्फा और बीटा बराबर है? अरे हाँ यस या ना? अब सोचो अगर मैं इसको बड़ा करूं, बी को वही रखते हुए ए को बड़ा करूं, तो क्या रिजल्टेंट इस तरफ टिल्ट होगा? रिजल्टेंट कुछ ऐसा आ जाएगा? यस और नो? तभी तो ये पैरेललोग्राम ऐसा बनेगा। तो जब मैं ए को बी से बड़ा ले रहा हूं, तो देख अल्फा घट रहा है और बीटा बढ़ रहा है। बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि रिजल्टेंट बड़े वाले के सामने की तरफ झुकता जा रहा है। रिजल्टेंट बड़े वाले के सामने की तरफ झुकता जा रहा है। यानी अगर दो वेक्टर ले रहे हो, ध्यान से सुन लो, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इन दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर रिजल्टेंट बीच में था। अरे हाँ या ना? लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसके पास ज्यादा होगा रिजल्टेंट। मतलब अगर ये लेंथ बढ़ाओगे तो रिजल्टेंट इधर टिल्ट करेगा, यानी उससे एंगल कम बनाएगा। यस और नो? क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? पहले ये बड़ा था, डायग्राम से भी ये बात समझ में आ रहा है? यानी हमको ये समझ, ये बात हम कहीं भी यूज कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम कंपोनेंट बढ़ाएंगे, तो जो कंपोनेंट बढ़ता जाएगा रिजल्टेंट उसके तरफ झुकता जाएगा, रिजल्टेंट उसके तरफ झुकता जाएगा। यस और नो बोलो? तो जो बड़ा, जो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उससे कम एंगल बनाएगा। ठीक है, याद रखोगे ये प्रॉपर्टी, कई बार यूज होगा। आगे बढ़ेगा। चलो अब कुछ जेई का भी सवाल कर लेते हैं हम लोग, ध्यान से सुनो। थोड़ा सा जेई का भी पीवाईक्यू के एक दो सवाल कर लेते हैं ताकि आपको एडवांस का समझ में आए। एक मिनट रुक जाओ, एक सेकंड रुकना। चलो ये ला सवाल करो तो सब लोग जल्दी। एवरीवन, मेंस 2019 में आया था। एवरीवन ट्राई दिस। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो।
बताओ क्या आंसर है। डायग्राम बना के हमेशा सवाल करो, कई बार सवाल ज्योमेट्री से एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हमेशा फॉर्मूले पे बेस्ड मत रहो। चलो ट्राई करें क्या अपन। चलो सबने डायग्राम बना लिया हो क्या, मेरी आवाज आ रही है सबको? बोलो बोलो यस बोलो। सर। ठीक है ठीक है सबने, हाँ चलो सबने डायग्राम बना लिया होगा। आप ट्राई करते रहो, मैं भी डायग्राम बना रहा हूँ। चलो, टू फोर्स पी एंड क्यू ऑफ मैग्नीट्यूड 2f एंड 3f। दो फोर्स है, एक का मैग्नीट्यूड 2f है और एक का मैग्नीट्यूड 3f है, यानी पी और क्यू का मैग्नीट्यूड दिया हुआ। आर एट एन एंगल थीटा, कहाँ है? तो मान लेते हैं ये पी है और ये क्यू है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात? पी का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? 2f। क्यू का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? 3f। सबको समझ में आ गया क्या? अरे बोलो, दोनों के एंगल बीच का कितना है? थीटा। ठीक है, आर एट एन एंगल थीटा भी थीटा। इफ द फोर्स क्यू इज डबल, अब मैंने क्यू को क्या किया है? डबल कर दिया है, तो एंगल चेंज होगा क्या? क्यू डबल मतलब क्या हुआ? ट्वाइस कर दिया, मतलब लेंथ को चेंज किया है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं किया। तो एक और क्यू यहाँ ले आया, तो क्यू डबल हो गया, यस और नो। देन देयर रिजल्टेंट आल्सो गेट डबल। तो जब मैंने क्यू को डबल किया तो रिजल्टेंट भी डबल हो गया। तो जो पहले रिजल्टेंट अगर आर आ रहा था, तो अब रिजल्टेंट कितना आ रहा है? अरे बोलो ना। सर 2 बट क्या दोनों वेक्टर, चाहे पी और क्यू और पी और 2q, दोनों के बीच का एंगल अब भी थीटा है या अलग है? थीटा। सर थीटा। सेम ऐसे। बस खत्म सवाल। फॉर्मूला यूज करो, फटाफट आंसर निकालो। फॉर्मूला यूज करो, फटाफट आंसर निकालो, यस और नो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? क्या दिक्कत? एक सेकंड, फॉर्मूला यूज करो, फटाफट आंसर निकालो। कर सकते हैं नहीं कर सकते? बोलो, कर दे? बताओ, जब पी और क्यू था तो फॉर्मूला क्या था रिजल्टेंट का? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। अल्फा एंगल मान रहे, क्योंकि क्यू की वजह से कंफ्यूजन हो सकता है थीटा और क्यू में, तो अल्फा लिख दिया। यस और नो, यही अल्फा चाहिए ना हमें। अच्छा, रिजल्टेंट क्या हुआ? 2r हो गया। कब? जब यहाँ क्या किया हमने? पी स्क्वायर किसको दुगना किया? 2q को दुगना किया। यस और नो? तो 2 इंटू पी इंटू 2q। एंगल क्या रहा? अब भी वही रहा या अलग हुआ? अब भी वही रहा या अलग हुआ? जो p था, जो q था, यही एंगल है अल्फा। और इसको दुगना करोगे, दुगना करने से क्या चेंज होगा? मैग्नीट्यूड। अरे हाँ या ना बोलो। क्या Yes, पी और क्यू के बीच अब भी वही एंगल है, तो रिजल्टेंट यही लिखेंगे। तो क्या इसको यहाँ रख दे, उठा के आर का वैल्यू यहाँ रख दे? यस और नो? तो क्या स्क्वायर हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस 4pq, बोलो, कॉस अल्फा। समझ में आया क्या? सिंप्लीफाई करोगे क्या? पी स्क्वायर इधर इधर, 4q कैंसिल हो जाएगा। यस और नो? सॉल्व करोगे, यस सर। कितना आएगा यहाँ पे बताओ? 3p स्क्वायर ये बना, 4q स्क्वायर कैंसिल आउट। अरे हाँ या ना बोलो ना। yes sir. और क्या बचा? और क्या बचा यहाँ पे? देखो यहाँ पे बचा है 8qp और यहाँ पे बचा 8qp कॉस अल्फा और यहाँ बचा 4qp कॉस अल्फा। तो कितना हो जाएगा ये? तो 8 और 4 में 4 गया, तो बचा क्या? -8 -4pq कॉस अल्फा इक्वल टू 0। बोलो, समझ में आया क्या? अरे बोलो ना। हाँ सर। क्या आएगा यहाँ से? p बाहर निकल जाएगा, 0 में चला जाएगा, तो बचा क्या? 3p माइनस 4q कॉस अल्फा इक्वल टू 0, यही बचा। आगे बढ़े? ठीक है, ये इक्वेशन बोलो। चलो आगे बढ़े, सिर्फ सिंपलीफाई कर दो ना, फटाफट आंसर आ जाएगा। तो क्या है? 3, p का वैल्यू कितना था बताओ? 2f था, माइनस, यही है ना p का वैल्यू। q का वैल्यू क्या था? अरे क्या था यहाँ पे? 4 इंटू 3f इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू 0। यस और नो? कितना आ गया ये? f बाहर निकल के 0 की तरफ चला जाएगा, तो ये कितना हो गया? 6 इज इक्वल टू 12 कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा का वैल्यू कितना आया? 1/2। तो अल्फा का वैल्यू कितना है बोलो? अरे अल्फा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। खत्म हो गया सवाल? हलवा सवाल था या नहीं था? Yes.
हलवा था या नहीं यस था? सर। तुम लोग इसमें जलवा दिखा सकते थे या नहीं दिखा सकते थे? हाँ सर। चलो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो तुम जलवा जरूर दिखा दोगे, ठीक है? बस थोड़ा सा प्रैक्टिस और थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस, आगे बढ़े। एक और सवाल करें क्या? मैं आज का सेशन थोड़ा प्रैक्टिस पे रखा हूँ, ये सुनो, मजा आ रहा है? यस सर। ठीक है, चलो जेई मेंस का एक और Yes, सवाल sir. करते, चलो चलो चलो, जस्ट वेट, एक और सवाल ले रहे, चलो अभी रुक जाओ। रुको एक सेकंड में एक और सवाल ले रहा। चलो ये सवाल देखो फटाफट, ट्राई करो एवरीवन। जेई मेन 2021, जल्दी फास्ट। कौन सा एंगल पूछ रहा है पहले ये बताओ, दिख रहा है डायग्राम में? किसके किसके बीच का? हाँ बीटा सर। पूछ रहा है, बीटा पूछ रहा है, यस और नो? फॉर्मूला बताया मैंने बीटा का, जल्दी ट्राई करो, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। डन? अरे बोलो बोलो बोलो, चलो इतना टाइम क्यों लग रहा? फटाफट आप जो मैंने पढ़ाया उसको ध्यान से सुनो। सबने ट्राई कर लिया? आएगा क्या? क्या आ रहा है? सी। पता नहीं, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। क्या ये ए और बी है? तो इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा हो गया? ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा हो गया? क्या ये हो गया? हाँ सर। ए और बी के बीच का एंगल 60 डिग्री, और ए और माइनस बी का बीच का एंगल 120। कैसा नो? यस सर। अब ध्यान से देखो, जैसे मैं ए और बी का अल्फा लिख रहा था, बताना तो कैसे लिख रहा था? ये ए और बी, जो ए वेक्टर आर वेक्टर अल्फा बना रहा था, कैसे लिख रहा था इसको मैं? स्टैंड जो करता है, याद है tan अल्फा कैसे लिखा था? बी साइन थीटा, अरे हाँ या ना बोलो ना? यस सर। बी इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए क्या? बेस, बी cos ये लिखा था। अरे हाँ या ना? अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे बीटा क्या है? रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कौन? जो इन दोनों का सम है, यही तो डिफरेंस है ना, इन दोनों का सम। अब इसको कैसे लिखेंगे? tan बीटा, ध्यान से देख, tan बीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देख ध्यान से, बेस कौन है? ए, स्टैंड कौन कर रहा? बी, तो बी इंटू एंगल बिटवीन इन दिस टू, साइन ऑफ, क्या लिखेंगे? 120। कितना एंगल है दोनों के बीच का? 120। यस और नो बोलो? यस ये सर। कैसे लिखा था? देखो ये कैसे लिखा था? यस सर। ए, देखो ये कैसे लिखा था? बी जो स्टैंड कर रहा है, ये एंगल अल्फा कैसे लिखा था? ध्यान से देखो, अल्फा कैसे लिखा था? जो स्टैंड कर रहा है बी ए पे, इंटू एंगल बिटवीन दिस टू डिवाइडेड बाय बी ए प्लस बी, ए बेस है, बी कॉस थीटा, यही लिखा। अब अगर मेरे को ये बीटा लिखना है, कौन सा बीटा? ये बीटा, ध्यान से देखो, इसको अगर मैं बीटा बोल रहा हूँ, तो यहाँ देखो रिजल्टेंट ये हो गया, इन दोनों का सम, इन दोनों का, इन दोनों का सम,
यस और नो, इन दोनों का सम ये है, तो ये रिजल्टेंट हो गया, दैट इज डिफरेंस, जो कि सम है ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। क्लियर है ना? तो कैसे लिखेंगे? तो tan बीटा होगा, जो स्टैंड कर रहा है, स्टैंड कौन कर रहा है? बी, मैग्नीट्यूड लिखेंगे, डायरेक्शन माइनस बी वेक्टर है, माइनस बी मतलब डायरेक्शन बता रहा, माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि बीटा निकालना अपने को। यस और नो, इनटू sin 120, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल ए और माइनस बी के बीच का एंगल, डिवाइड बाय बेस क्या है, बोलो बेस क्या है? ए है ना बेस, प्लस बी cos 120। खत्म सवाल, खत्म सवाल। अब बताओ sin 120 कितना होता है, जल्दी बोलो। सर √3/2। sin 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं 30 डिग्री। अरे हाँ या ना? एक सेकंड, तो क्या है फॉर्मूला बताओ यहाँ पे? tan बीटा का फॉर्मूला क्या था? बी sin 120 क्या लिख रहे हैं? 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। sin 90 प्लस 30 क्या होता है? cos 30 होता है। यस और नो, बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? डिवाइड बाय a प्लस बी, cos क्या आया था? cos 120 क्या लिख सकते थे? 90 प्लस 30। यस और नो, तो क्या बनने वाला है? माइनस साइन 30। यस और नो बोलो, क्या समझ में आया सबको? अरे हाँ या ना बोलो यस ना। cos 120 होता है माइनस साइन 30। कैसे सर? याद है आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, पढ़ा या नहीं पढ़ा सबने? अरे यस हाँ या सर। ना, फटाफट यूज कर दिया। साइन 120 कितना होता है? साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा। यस और नो, 90 प्लस 30 लिख दिया। अब बताओ क्या होगा? b इंटू cos 30 कितना हुआ? √3/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या आया? a प्लस बी माइनस बी या प्लस बी? माइनस बी बाई 2, 2 से लोगे कैंसल, 2 ऊपर नीचे कैंसल, तो √3b डिवाइड बाय 2a माइनस बी। तो बीटा का वैल्यू क्या है? tan इनवर्स ऑफ, अरे बोलो सही से फॉर्मूला यूज करने आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही है बताओ? सी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव भी दिया था, बच्चा बोलेगा अरे सर माइनस भी है, ये नेगेटिव बेटा दो। बेटा याद रखना, यहाँ पे वेक्टर में माइनस डायरेक्शन क्या बताता? माइनस क्या बताता? डायरेक्शन, है ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस क्या ये फॉर्मूला, अगर ये चीज आपको समझ में आता तो आप फटाफट इससे ये लिख देते हैं जैसे इसको। इसीलिए वेक्टर को सही से समझो, वेक्टर को सिर्फ फॉर्मूला बेस मत समझो, डायग्राम समझो और उसको यूज करो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे बोलो, ओके सर। आगे बढ़े। तो जैसे मैंने हाँ यहाँ सर। पे देखो, जैसे मैं इसको अल्फा लिख रहा था वैसे ही मैंने बीटा लिख दिया, क्योंकि इन दोनों का सम है। तो जैसे इन दोनों का सम में अल्फा लिख रहा था वैसे इन दोनों का सम में बीटा लिख दिया। और बात करने का जरूरत? यस और नो, एवरीवन गॉट माय पॉइंट? किसी को कोई डाउट है बताइए, सब लोगों से पूछ रहा हूँ, कुछ ही लोग को सर रिस्पॉन्ड कर, क्लियर है। बाकी लोगों से भी पूछ रहा हूँ, रिस्पॉन्ड कीजिए। समझ में आ रहा है? डाउट है बाकी यस। लोग? और सब लोग है, सब लोग शांत है एकदम? कौन है वो लोग? अरे बताइए बाकी सर लोग। कितनी देर क्लियर क्लियर, क्लास चलेगी? थक गया इतने जल्दी? सर भूख लग रही है। अरे रुक जा थोड़ा देरी, बुक करने तो 2 मिनट पढ़ ले, कल भी नहीं पढ़े थे अपन। चल रुक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और सवाल करते हैं, रुको थोड़ा सा बुक बर्दाश्त कर ले, ठीक है? क्वेश्चन में आ गया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने रखा था इसमें। रुक जा रुक जा रुक जा, हाँ ये आ गया ना। चलो ये, एवरीवन ट्राई दिस, एवरीवन ट्राई दिस। ए कैप बी कैप समझ में आ रहा है क्या है? ए कैप बी कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट क्या होता है? मैग्नीट्यूड क्या होता है? वेक्टर 1। ठीक है ना, इतना सबको पता है। चलो दो, यानी यूनिट वेक्टर भी एक वेक्टर ही है, कुछ अलग चीज तो नहीं है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और जिसके पास डायरेक्शन है। चलो ट्राई करो एवरीवन। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो।
ट्राई कर लिया क्या? चलो क्या दिया हो ध्यान से देखो, सबने ट्राई कर लिया? यस चलो एक लाइन में आंसर आ जाएगा, देखो कैसे आएगा। सबने ट्राई कर लिया, चलो आपने डायग्राम बनाया क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर टू यूनिट वेक्टर? दो यूनिट वेक्टर दिया हुआ, दोनों के बीच का एंगल थीटा। यूनिट वेक्टर भी तो एक वेक्टर ही है, मान लिया ये एक यूनिट वेक्टर और ये एक यूनिट वेक्टर है, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? इन दोनों के बीच का एंगल नो थीटा। बता सम क्या लिखेंगे? क्या सम एक लाइन में लिख सकते हैं? इक्वल हाँ मैग्नीट्यूड है, सर क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ 1 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यही होगा सम। बोलो, इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर है ना, रिजल्टेंट अभी सब निकलवाए थे, इक्वल मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट कैसे निकलता है, यस और नो? ए माइनस बी बोलो, दोनों का डिफरेंस, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का डिफरेंस क्या लिखेंगे? 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, क्या है और बी के बीच का एंगल थीटा है, क्या यही हो जाएगा? अरे हाँ या ना बोलो ना। हाँ सर फटाफट, क्या पूछा है तुमसे? इन दोनों का रिलेशन पूछा है ना, तो हो गया काम। अरे हो गया नहीं हो गया, बोलो ना। Yes, हो sir. गया सर क्या लिख देंगे? ये दोनों को, इन दोनों को डिवाइड कर दे, काम बन जाएगा। तो ए हाँ वेक्टर सर प्लस बी कैप, एक लाइन में आ रहा है नहीं आ रहा आंसर? बट वो चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए जो मैंने अभी क्लास में आपको पढ़ाई है कि अगर इक्वल, तो जो जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत कंसेप्चुअल है, ध्यान रखना, लाइटली मत लेना, नहीं तो चीजें तुमको लाइटली ले लेगी, ठीक है? पहले बता रहा हूँ। चलो सेकंड को फर्स्ट से या फर्स्ट को सेकंड से? Sir, second को first. सेकंड को फर्स्ट से, फटाफट मैच हो जाएगा। ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 गया, tan थीटा बन जाएगा, ये आ जाएगा तुमको मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। एक लाइन में आंसर आ गया, बोलो। और बात करने का दूसरे हाँ तरीके से सर भी आ जाएगा, बट दूसरा तरीका बहुत लंबा है। जब हमको पता है कि दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो सम डायरेक्ट लिख सकते हैं और डिफरेंस डायरेक्ट लिख सकते हैं। ध्यान रखना, डिफरेंस लिखते समय जो साइन थीटा बाई 2 में थीटा लेते हो, किसके बीच का एंगल है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का। बार बार बोल रहा हूं मैं इम्फेसाइज करके। तो कौन सा ऑप्शन सही है? कौन B. सा? बी, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत वाली बात? टी ये सब सवाल एकदम सिंपल है, यस और नो बोलो, आगे बढ़ जाए। यस चलो नेक्स्ट। चलो 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 चलो, हाँ चलो, ये जेई एडवांस में एवरीवन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये जेई एडवांस में है, एकदम सिंपल है। चलो ट्राई करो तो आप, 2017 में आया था ये, 4 मार्क्स का जेई एडवांस में, बहुत सिंपल सवाल है आपके लिए। ट्राई करो आप सब लोग, पढ़ो सवाल पहले, डायग्राम देखो, सवाल को समझो, फिर को लिखो। जल्दी करो। ट्राइंगल लॉ लगाने का कोशिश करो, ट्राइंगल लॉ लगाने का कोशिश करो। इन दे रहा हूं मैं, देखो क्या लिखा हुआ और क्या पूछा आपसे, ट्राइंगल लॉ लगाने की कोशिश करो। जल्दी करो, फास्ट। चलो इसको मैं होमवर्क दे दूं क्या, या करवा दूं? सर करवा दो करवा दूं? यस सर करवा दो। चलो पहले सवाल पढ़ो, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट।
सर अब मैं नीट वाले क्वेश्चन दिया करो ना, जेई वाले अच्छा तुम थोड़े लोग टफ नीट वाले हो लेवल है। क्या? अरे ये टफ नहीं है, हाँ बहुत आसान है। सर। ये बहुत आसान है, देखो सर जेई वाले भी हैं। जेई वाले। अच्छा एक मिनट, नीट वाले भी क्वेश्चन ले लेंगे अपन। अभी क्या ये टफ थे ओके ये सर। सब सवाल? अभी तक ऐसा कोई सवाल लिया जो मैंने टफ था? ये सवाल सिर्फ जेई एडवांस लिया तो इसलिए थोड़ी टफ हो गया, इसको भूल जाओ। सर नाम सुन के थोड़ा वो लग जाता, या तो लिखा मत करो। अच्छा ठीक है, सॉरी। अब से मैं लिखा हुआ रहेगा तो तुम लोग इसको देखना नहीं, भूल जाना। अब वो क्या मेरे पास बना हुआ तो ओके। मैं अब मिटाने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, समझ में आ रहा है क्या? चलो ठीक है, सवाल देखते हैं। देखो सवाल क्या दिया हुआ, 3 वेक्टर पी क्यू आर वेक्टर एज शोन इन द फिगर। देखो 3 वेक्टर दिया हुआ, एक पी वेक्टर इधर दिया हुआ, एक क्यू वेक्टर दिया हुआ और एक आर वेक्टर। आर वेक्टर कहाँ दिया हुआ सर? कहाँ है आर वेक्टर? ये पूरा वेक्टर आर वेक्टर है, यस और नो? कैसे पता चला? ये इक्वेशन देखो, दिया हुआ ना ये इक्वेशन, आर वेक्टर इक्वल टू क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। तो इसका मतलब आर वेक्टर प्लस पी वेक्टर इक्वल टू क्यू वेक्टर, यही है ना? तो देखो इफ दिस इज पी वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर, पूरा का पूरा को आर वेक्टर लिया है, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्यू वेक्टर हो जाएगा। समझ में आया ये बात? हाँ इक्वेशन सर। है, इतना बात सबको समझ में आ गया? अब आगे क्या बोला, ध्यान से सुना। लेट एस बी एनी पॉइंट ऑन द आर वेक्टर। देखो यहाँ पे एक एस पॉइंट लिया, अगर ये एस पॉइंट लिया और ये लेंथ बोल रहा है कितना, बी इंटू आर। ये कितना बोल रहा है? ध्यान से देखो, ये जो लेंथ है जिसके वजह से बी इंटू आर वेक्टर, यही है ना? ये जो लेंथ है, ठीक? ठीक है सर। देन पूछा है कि पी क्यू एस में क्या रिलेशन होगा? पी क्यू एस में क्या रिलेशन होगा? सबसे पहले देखो हमको किसका रिलेशन पता है? क्या हमको आर वेक्टर प्लस पी वेक्टर इक्वल टू क्यू वेक्टर का रिलेशन पता है क्या? अरे पता है नहीं पता? हाँ सर पता है। हमको किसके किसके बीच का रिलेशन चाहिए? एस पी क्यू, इसका चाहिए, यस और नो? तो यहां से मैंने आर वेक्टर को जो मेरे को दिया हुआ इसको मैंने ऐसे लिख दिया, जो दिया हुआ वही लिख दिया मैंने। ठीक है सर, चलिए। अब अगर मेरे को ये चाहिए तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसको मैं मिटा रहा हूँ, यहीं पे लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कुछ नहीं है, नॉर्मल सा बात है। क्या बोला मेरे को? अब अगर मैं ये ट्राइंगल देखूं, कौन सा ट्राइंगल सर? ये ट्राइंगल देख, ये ट्राइंगल देख, ये पी वेक्टर और ये पी एस वेक्टर। पी एस वेक्टर क्या होगा सर, बताना तो पी वेक्टर प्लस बी इंटू मैग्नीट्यूड कितना है इसका, आर, इंटू आर का डायरेक्शन। तो क्या ये आर वेक्टर बन जाएगा? ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन, आर का डायरेक्शन से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बी इंटू आर पी एस वेक्टर बन जाएगा? क्योंकि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हाँ चेक, सर। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बी इंटू मॉड ऑफ आर, यही तो मैग्नीट्यूड है। और इसमें अगर डायरेक्शन डाल दे आर कैप, आर कैप ये डायरेक्शन है, यस और नो? तो आर कैप डाल दे तो ये आर वेक्टर इंटू आर कैप क्या बन जाएगा? पूरा पूरी आर वेक्टर बन जा रहा है, यस और नो? बोलो, कोई दिक्कत वाली बात यस सर। नहीं है, सिंपल। तो यानी कि P इंटू पी एस मतलब बी इंटू आर वेक्टर इक्वल टू किसके बराबर है? एस वेक्टर। खत्म सवाल। और आर वेक्टर क्या दिया हुआ तुमको सवाल में? आर वेक्टर किसके बराबर दिया हुआ? देखो यहाँ पे आर वेक्टर तुमको यहाँ पे बराबर किसके दिया हुआ? यहाँ पे देखो किसके बराबर दिया हुआ आर वेक्टर, लिख दो क्यू यहाँ पे। माइनस। तो पी वेक्टर प्लस बी, आर वेक्टर क्या लिख देंगे? क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर इक्वल टू एस वेक्टर। अब सॉल्व करो, जो आंसर बनेगा वो आंसर इसमें से मैच कर लो। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बोलो। बहुत आसान सवाल था या नहीं था? सिंपल सा ट्रायंगल लॉ लगा के डायग्राम से सवाल करना है। अरे हाँ या ना, बोलो ना। अब देखो सॉल्व करो, क्या है ना? यस सर, क्या आ जाएगा? सब बुक कर दोगे, सबको भूख लग रहा है लगता। माइनस बी इंटू पी वेक्टर। सर आर वेक्टर कैसे लिखा दोबारा बताना। हाँ आर वेक्टर बता रहा हूँ मैं, देखो पहले डायग्राम को देखो, तो पहले डायग्राम को देखो। आर वेक्टर है क्या डायग्राम में? विच वन इज आर वेक्टर? मैं यहाँ पे ना, पी क्यू। हाँ यहाँ पे मैं एक मिनट आर वेक्टर, पहले डायग्राम को समझो, आर वेक्टर कौन सा है। पहले इस फॉर्मूले को देखो, ये आर वेक्टर, अब ये पी वेक्टर, ये क्यू वेक्टर, ये ना डायग्राम देखो। तो आर वेक्टर ये पूरा होगा, कैसे पता सर इधर है? तो देखो इसको इधर ले जाओ, तो पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर इक्वल टू क्यू वेक्टर, राइट? ट्रायंगल लॉ बन रहा है, समझ में आया? अब बोला आर वेक्टर पे एक पॉइंट लिया है, ये पॉइंट है, और ये लेंथ तुमको बोल दिया डायग्राम में कितना, बी इंटू मॉड ऑफ आर, बता दिया ना? ऐसा पॉइंट लिया जिसका लेंथ है बी इंटू मॉड ऑफ आर, यानी इसका मैग्नीट्यूड पता चल गया। अब अगर ये इस डायरेक्शन में तो इसको आर कैप से मल्टीप्लाई कर दे, डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या ये पूरा का पूरा आर वेक्टर बन जाएगा?
यस हाँ सर। और ये अगर आर वेक्टर अगर बन जाएगा, इसका मतलब ये आर वेक्टर नहीं है, ये बी इंटू आर वेक्टर है। और बी इंटू आर वेक्टर है कौन सा? वो तो ये है सर। और ये पी वेक्टर, तो एस वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ? एस वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ पी वेक्टर प्लस बी इंटू आर वेक्टर वेक्टर में, और आर वेक्टर को उठा के यहां से रख दो वैल्यू, खत्म सवाल। पी एस क्यूब पी में रिलेट हो गया। सॉल्व करो, ऑप्शन मैच कर जाएगा। समझ में आया? डी एस जो भी है मैच कर जाएगा। यस और नो कर सकते हो ना आप? देखो, Yes, तो sir. जेई हाँ, एडवांस सर। के नाम से मत डरो, सवाल को सही से समझो, डायग्राम को सही से समझो, सवाल एक लाइन में हो जाएगा। यस और नो? कैसा लगा आज का सेशन? हाउ वाज द सर सेशन? बढ़िया, मजा आ गया। अच्छा लगा एवरीवन? हाँ Yes, सर। sir. ठीक है, हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और आपका संडे को कौन सा टेस्ट है? वेक्टर का टेस्ट है, पता है आपको? वेक्टर का Yes, टेस्ट sir. है, पता है सबको? यस और नो? तो आपका वेक्टर का टेस्ट है सबको? ओके, तो वी विल ट्राई हम। अच्छा, अब मैं नीट का भी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन लूंगा जो नीट के लेवल से भी इंपॉर्टेंट होगा और मेंस के लेवल से भी इंपॉर्टेंट होगा। और देखो, एडवांस लिखा हो तो सिर्फ उसलिए डरो नहीं, ठीक है ना? समझ में आया? ओके अगर मैं सवाल करा रहा हूं तो कंसेप्चुअली स्ट्रांग समझना आपको, ठीक है? अच्छा, जो जो चीज मैंने सिखाया इसमें उसका जरूर प्रैक्टिस करना, और जो जो फॉर्मूला लिखा है उसको जरूर लिख लेना, क्योंकि वो फॉर्मूला बहुत हेल्प करेगा आपको सवाल को एक लाइन में करने के लिए, क्योंकि आपके पास सवाल करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, ठीक है ना? चलिए, तो हाँ बोलो, कोई डाउट है किसी को? किसी को कुछ बोलना है? No, sir. सर, हमें और क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? डीपीपी आपने डाली है ड्राइव में? डीपीपी ड्राइव में नहीं है क्या? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर नहीं होगा तो ग्रुप में मैं डाल दूंगा, ठीक है? ओके सब सर। मॉड्यूल सेंड सर ने किया था, उसमें होगा। हाँ, मॉड्यूल देखो, मॉड्यूल सॉल्व करना तुम लोग चालू कर दो अपना अपना, जो जो सवाल होते जा रहे हैं वो सॉल्व करना चालू कर दो, ठीक है? 2 लेक्चर और सर लगेगा। हमारे ग्रुप में भी भेज देना। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बोल दूंगा अभी नीट वाले ग्रुप में भी डाल देने के लिए, ठीक है? चलो, ओके सर। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, पढ़ाई करते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते बाय रहिए। सर, गुड नाइट, थैंक गुड यू नाइट, सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, सर गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, गुड नाइट, बाय।